अच्छा, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये क्वेश्चन को पढ़ना है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। मेनली ये रिस्क एंड अनसर्टेनिटी से रिलेटेड है। सबसे पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं। रिक्वायरमेंट कह रही है कि आपने बताना है कंस्ट्रक्ट अ पे ऑफ टेबल टू शो ऑल पॉसिबल प्रॉफिट आउटकम्स। हमने इसमें पे ऑफ टेबल बनाना है। हमने इसमें पे ऑफ टेबल बनाना है, और पे ऑफ टेबल बनाने के लिए आपको पेपर में आ सकता है, क्योंकि रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का नॉर्मल एक पार्ट है ये। पे ऑफ टेबल एक सिंपल चीज है, लेकिन उनके लिए जिनको पे ऑफ टेबल की कॉन्सेप्ट का थोड़ा बहुत पता है। अब इसके 8 नंबर है पे ऑफ टेबल बनाने के। उसके बाद है डिसाइड द लेवल ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन द कंपनी चूज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डिसीजन रूल्स। यानी मैक्सिमिन मैक्सिमैक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू की बेस पे हमें डिसीजन भी लेने हैं। यू मस्ट जस्टिफाई योर डिसीजन अंडर ईच रूल शोइंग ऑल नेसेसरी कैलकुलेशंस। हमें कैलकुलेशंस वगैरह भी जो साथ कनेक्टेड होंगी वो भी, और साथ जो भी डिसीजन लेने हैं वो हमें बताने पड़ेंगे, जस्टिफाई भी करने पड़ेंगे। डिस्क्राइब द मैक्सिमम एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू डिसीजन रूल्स, एक्सप्लेनिंग व्हेन दे माइट बी यूज्ड एंड द एटीट्यूड्स ऑफ द डिसीजन मेकर्स हु माइट यूज देम। अच्छा, तो हमें यहाँ पे सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी ये पे ऑफ टेबल बनाना है। ठीक है, पे ऑफ टेबल बनाना है। तो पे ऑफ टेबल को मैं वैसे यही कंस्ट्रक्ट यहाँ पे भी कर सकता हूँ, एक्सेल पे भी कर सकता हूँ। लेकिन ये है कि तुम लोग मेरे साथ इसको बनाओगे, तुम लोग मेरे साथ इसको बनाओगे। इसको मैं ना, एक मिनट में इसको ना यहीं पे शो कर देता हूँ, क्योंकि नॉर्मली तो एक्सेल पे तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई टेक्निकल कैलकुलेशन नहीं है। तो पे ऑफ टेबल सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि पे ऑफ टेबल में हमारे पास दो साइड्स होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल साइड होती है और एक वर्टिकल साइड होती है। क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल साइड पे क्या रखेंगे और वर्टिकल साइड पे क्या रखेंगे। वो कह रहा है सीमेंट कंपनी इज द कंपनी स्पेशलाइजिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, अ प्रोडक्ट यूज्ड इन द बिल्डिंग इंडस्ट्री। द कंपनी हैज फाउंड दैट व्हेन द वेदर कंडीशंस आर गुड। कंपनी ने ये चीज देखी कंपनी ने ये चीज देखी कि जब वेदर कंडीशंस अच्छी होती हैं, कंपनी ने ये चीज देखी जब वेदर कंडीशंस अच्छी होती हैं, द डिमांड फॉर सीमेंट इंक्रीजेस सिंस मोर बिल्डिंग वर्क इज एबल टू टेक प्लेस। वगैरह जैसे ही वेदर कंडीशन अच्छी होती है तो सीमेंट की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली बिल्डिंग का वर्क जो है ना वो ज्यादा हो जाता है। मतलब ज्यादा लोग इजीली वो जो होते हैं काम कर रहे होते हैं, लेबर भी इजीली अवेलेबल होती है। लास्ट ईयर द वेदर वाज सो गुड एंड द डिमांड फॉर सीमेंट वाज सो ग्रेट। मतलब वो कह रहे हैं पिछले साल ऐसे ही था कि अच्छा वेदर था और हमारे डिमांड भी अच्छी थी सीमेंट की। दैट सीमेंट वाज अनेबल टू मीट डिमांड। अब पिछले साल मसला ये हुआ कि हमने हमारी हमने वेदर अच्छा होने की वजह से डिमांड की जो सीमेंट की डिमांड थी वो इतनी अच्छी हो गई कि हम लोगों के लिए ये मुश्किल हो गया कि हम उस डिमांड को मीट कर सकें। सीमेंट कंपनी इज नाउ ट्राइंग टू वर्क आउट द लेवल ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन। अब सीमेंट कंपनी चाह रही है कि हम ये उस चीज पे वर्कआउट कर रही है कि हम लेवल ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन, यानी कितना सीमेंट को प्रोड्यूस करें फॉर अपकमिंग ईयर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। कि हम कितना सीमेंट सप्लाई करें, कितना सीमेंट बनाएं, ठीक है, ताकि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। कंपनी डजेंट वांट टू मिस आउट एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न लार्ज प्रॉफिट बाय रनिंग आउट ऑफ सीमेंट अगेन। मतलब वगैरह कंपनी अब ये नहीं चाह रही कि अब दोबारा से ऐसा हो कि हमारे इतने प्रॉफिट्स डूब जाएं, जस्ट इस वजह से कि हम सीमेंट इतना बना ही ना पाए, यानी हम इतनी सप्लाई कर ही ना पाए। ठीक है, तो वो चाह रहे हैं कि अब हम जो है ना जितनी सप्लाई मार्केट में सप्लाई मतलब डिमांड है उतनी सप्लाई प्रॉपरली कर सकें। हाउएवर हाउएवर इट डजंट वांट टू बी लेफ्ट विद द लार्ज क्वांटिटीज। अच्छा, ये भी चाहती है, साथ ये भी चाहती है कि वो ये भी नहीं चाहते कि हमारे पास ये हो कि हम इतना ज्यादा बना लें और कल को सेल ही ना हो, और लार्ज क्वांटिटी हमारे पास जो है ना स्टॉक करने के तौर पे पड़ी हो, यानी अनसोल्ड रह जाए। या इट डजंट वांट टू लेफ्ट विद लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द प्रोडक्ट अनसोल्ड, और नहीं चाहता कि ऐसे कोई हमारे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी अनसोल्ड में आ जाए एट द एंड ऑफ ईयर, सिंस इट्स डिटेरियोरेट्स क्विकली एंड देन हैज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। मतलब क्योंकि वो मसला ये है ना कि सीमेंट जो है ना वो जल्दी खराब हो जाएगा और फिर हमें बेचना पड़ेगा। ठीक है, इस केस में हमें बेचना पड़ेगा। तो वो ये ना वो ये चाह रहे हैं कि हम कम क्वांटिटी बनाएं, जरा गौर से सवाल समझना। ना वो ये चाह रहे हैं कि हम कम क्वांटिटी बनाएं कि डिमांड ना पूरी कर सके, और ना ही वो चाह रहे हैं कि हम ज्यादा क्वांटिटी इतनी बना लें कि हमारे पास वो स्टॉक में पड़ा रहे और पड़ा पड़ा खराब हो गया, हमें बेचना पड़े स्क्रैप पे। The company has received the following estimates about the probable weather conditions and corresponding demands levels for coming year। मतलब कंपनी को कुछ डिटेल डाटा मिला है, कंपनी को कुछ डाटा मिला है कहाँ से, मार्केट से कुछ डाटा मिला, और उस डाटा के मुताबिक वो कह रहे हैं, उस डाटा के मुताबिक वो कह रहे हैं कि क्या क्या सिनेरियो है वो इन्होंने यहाँ बताए हुए हैं। अच्छा, अब जरा गौर से, अब हमने जो चीज कैलकुलेशन है वो तो मैं बाद में देखूंगा,
कैलकुलेशन तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन ये चीज पहले देखनी है पे ऑफ टेबल में कि कौन सी चीज ऊपर आएगी और कौन सी चीज नीचे आएगी, ठीक है। अब मसला ये है कि हम लोगों को जो ऊपर चीज रखनी होती है वो रखनी होती है सप्लाई। अगर आप लोगों को याद हो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने जो आप लोगों को जो जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे इस बैच में पढ़ा हुआ है उन लोगों को याद हो तो मैंने जो केस करवाया था लेक्चर के अंदर, तो मैंने ऊपर डेली सप्लाई और डेली डिमांड पे बात की थी। अगर तुम्हें याद हो डेली सप्लाई और डेली डिमांड से हमारी बात हुई थी कि डेली इतनी सप्लाई होगी और डिमांड्स थी। और सैलड्स वाला क्वेश्चन था, सैलड्स 40 50 60 70 सैलड्स वाला क्वेश्चन था जिसमें हमने पे ऑफ टेबल बनाया था। तो ऊपर वहां पे भी सप्लाई आई थी और इधर आएगी डिमांड, इधर आएगी डिमांड। अच्छा, अब सप्लाई में ऊपर क्या आएगा? सप्लाई में ऊपर क्या आएगा, हम ऊपर ये देखते हैं कि सप्लाई का क्या हिसाब किताब है। अगर हम देखें तो सप्लाई हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। या तो हम ये देखो ये बताया हुआ है, क्योंकि डिमांड के बारे में वो कह रहे हैं कि डिमांड जो है वो 350 बैग्स की होगी जब गुड वेदर होगा, 280 की होगी जब एवरेज वेदर होगा, और 200,000 की होगी जब पुअर वेदर होगा। ये तो उसने बता दिया ये तो उसने बता दिया कि क्या कहते हैं किस डिमांड पे क्या किस वेदर पे क्या डिमांड होगी। तो हम यहाँ पे सप्लाई में लिखेंगे कि या तो हमें, अब हमें ऑब्वियसली बात है, हमें जिस जो डिमांड है उसी के मुताबिक सप्लाई करनी है ना। हमारे पास तीन ऑप्शन हैं। या तो हम सप्लाई करें 3.5 लाख बैग्स की क्योंकि डिमांड इतनी है, या तो थोड़ा आगे लिख देते हैं, या तो हम 3.5 लाख बैग्स की डिमांड सप्लाई करें, या फिर हम 280 की सप्लाई करें, या फिर हम 2 लाख की सप्लाई करें। अब ये तीन ऑप्शन ही हैं क्योंकि डिमांड ही इन तीनों में से एक है। डिमांड के जो चांसेस हैं यानी कि गुड एवरेज और पुअर तीनों पे जो चांसेस थे वो मैंने लिख दिए कि इतने इतनी सप्लाई हमें करनी चाहिए, मतलब कि उसके मुताबिक हम कैलकुलेशन करेंगे। उस सप्लाई को देखते हुए हम कैलकुलेशंस उस सप्लाई को देखते हुए हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो मैं ऊपर यहाँ लिख देता हूँ। ऊपर मैं लिखने जा रहा हूँ कि ईयरली, बेसिकली ये डेली डिमांड नहीं, हम ईयरली सप्लाई है। डेली सप्लाई नहीं है, ईयरली सप्लाई है। अच्छा, अब जरा गौर से, ऊपर मैंने लिख दी सप्लाई, इधर की तरफ डिमांड है। अब डिमांड जो है वो अब कितनी होती है? क्या वो 350 हो? अब यहाँ पे डिमांड पे भी यही चीज आएगी कि क्या वो 350 होती है, 1000 में यहाँ पे कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। क्या वो 280 होती है, या क्या वो 200,000 होती है। या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ कि क्या जो वेदर है वो गुड होता है, क्या वेदर एवरेज होता है, या पुअर होता है। इस तरह भी लिख सकते हैं, वैल्यू में भी लिख सकते हैं और इस तरह भी बता सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें आपके क्वेश्चन में ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपने कौन सी वैल्यू कौन सी चीज लिखनी है। आप अगर इस तरह वेदर के बारे में भी लिख दोगे वो भी चलेगा, और अगर आप वैल्यू भी डायरेक्ट लिख दोगे तो बात एक ही है। बात में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपकी लॉजिक एग्जामिनर ये चीज समझेगा कि आपकी लॉजिक क्लियर है। एग्जामिनर ये चीज समझेगा कि आपकी लॉजिक क्या क्या है। मुझे बताओ यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो एक मरतबा यस लिखो। अगर यहां तक क्लियर है कि पे ऑफ टेबल की मैंने हॉरिजॉन्टल और उसमें क्या लिखा, तो यहां तक यस लिखो जरा। अच्छा, अब हम लोगों ने, तुम लोगों को मैंने बोला रजिस्टर और पेन साथ रखने, कैलकुलेटर भी तुम्हारे पास होने चाहिए। अब वो कह रहा है ईच बैग, ये जरा गौर से, ईच बैग सेल्स फॉर ईच बैग ऑफ सीमेंट सेल्स फॉर 9, ईच बैग ऑफ सीमेंट सेल्स फॉर 9 एंड 4 टू मेक, यानी कि कॉस्ट उसकी 4 है और 9 रुपए में बनता है। यानी हर बैग में प्रॉफिट कितना आता है? 9 रुपए का। हर बैग में प्रॉफिट कितना आता है? 5 रुपए का। हर बैग में प्रॉफिट कितना आता है? 5 रुपए का, ठीक है। If a cement is unsold at the end of year, it has to be disposed at the cost of 0.5 per bag. अब ये भी मसला है। जो हमने केस किया हुआ ना बेसिक लेवल, उसमें ये था कि ठीक है इतने का सेलिंग प्राइस है, इतने का कॉस्ट है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर कोई चीज बचती है तो उस पे हमारा खर्चा होता है डिस्पोज एट द कॉस्ट ऑफ 0.5। यानी कि ना सिर्फ हमें 5 रुपए का, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल हमें क्या कहते हैं
जनरली 9 रुपए का एक चीज पड़ती है, हमें 9 रुपए की एक चीज पड़ती है, -4 हम करेंगे 5 रुपए। लेकिन लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई चीज अनसोल्ड रह जाती है, हमारा कोई यूनिट अनसोल्ड रह जाता है, तो हमारी अब वहां पे एक सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पैसे जाया हुए हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि पैसे जाया हुए हैं, बल्कि ये भी है कि हमें एक्स्ट्रा उसके लिए पे करना पड़ेगा, 0.5 पे करना पड़ेगा। अच्छा, इस चीज को देखते हैं, इस चीज को समझते हैं, जरा गौर से समझना, जरा इसको गौर से समझना, जरा इसको गौर से मुझे कंफर्म कर दो आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है। मुझे कंफर्म कर दो आपको आवाज क्लियर आ रही है, वो कनेक्शन डाउन हो गया था। एक दफा कंफर्म कर दो ताकि कंटिन्यू करें। अच्छा, अब सुनो, अब सुनो, बात ये है, बात ये है, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। मैं ये बता रहा था कि हमें एक चीज, एक प्रोडक्ट पे तो 5 रुपए का हट, 5 रुपए की कॉस्ट है, एक प्रोडक्ट पे तो 5 रुपए का खर्चा है, सीधी सीधी बात है। लेकिन 5 रुपए का फायदा है, लेकिन अगर हमारे कोई चीज नहीं बिकती तो हमें हमें उसके लिए 0.5 का लॉस भी है, 0.5 का लॉस भी है। यानी मैं अगर एग्जाम्पल दूं, अगर हम एग्जाम्पल देखें, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखें तो सिंपल सी बात है, तो सिंपल सी बात है कि हम लोग, मुझे आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर जरा अब फोकस, अब मेन गेम स्टार्ट होने लगी है, यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन की बड़ी जरूरत है, यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन की बड़ी जरूरत है। देखो, 3.5 लाख की अगर मैंने सप्लाई की हो और डिमांड भी 3.5 लाख हो जाए, जरा गौर से समझना, तो इसके लिए मैं यहाँ पे वर्किंग वन ओपन कर रहा हूँ, वर्किंग वन ओपन कर रहा हूँ। अब हमें अगर देखा जाए, अगर देखा जाए तो हमारी सेल्स और हमारी कॉस्ट, इन दोनों को ही हम देखते थे वर्किंग में, तो सेल्स और कॉस्ट पे बात करने जा रहे हैं। अगर हम सेल्स की बात करें तो हमारे 3.5 लाख यूनिट्स हैं, इनटू हमारी सेल कितनी है, 9 की, और 3.5 लाख यूनिट्स हैं, हमारी कॉस्ट कितनी है, 4 की। ठीक है, तो ये हमारे 3.5 लाख इंटू 9, जरा फोकस, क्या वैल्यू आएगी, 3.5, इसका क्या कंट्रीब्यूशन आएगा, मतलब फाइनल कॉस्ट क्या आएगी, जरा बताओ, जरा बताओ, तुम लोगों से पूछने मैंने। 31,50,000, 31,50,000, और इसमें 3.5 लाख इंटू 4, ये आएगा 14 लाख, और ये कितना बनेगा, 17,50,000, 17,50,000, 17,50,000 का मुझे प्रॉफिट बच रहा है यहाँ पे, 17,50,000 का मुझे प्रॉफिट बच रहा है यहाँ पे। अगर मैं, मेरी सप्लाई भी 3.5 लाख की होती है और डिमांड भी 3.5 लाख, और यहाँ पे मजे की बात है, कोई यूनिट मेरा जाया भी नहीं हुआ, कोई यूनिट मेरा जाया भी नहीं हुआ, और अगर जाया होगा तो उसकी मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट 0.5, आधे रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट भी पड़ेगी, आधी रुपए की एक्स्ट्रा कॉस्ट भी पड़ेगी। तो इस केस में 17.5 लाख मेरा प्रॉफिट आया, 17.5 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 17.5 लाख। मैं 1750 लिख रहा हूँ, 1000 को हम कॉमन ले लेते हैं, 1000 को हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, मैं ऊपर लिख रहा हूँ कि पे ऑफ टेबल में हमने 1000 को कॉमन लिया हुआ है, 1750। मुझे बताओ, ये 1750 जो कैलकुलेट किया, क्या ये क्लियर है आप लोगों को, क्या ये वर्किंग वन इसकी क्लियर है कि कैसे 1750 आया? मुझे एक दफा जरा कंफर्म करो, एक दफा जरा कंफर्म करो, क्लियर है यहाँ तक 1750? सब बताओ जरा, सब बताओ, सब बताओ, सबका फोकस होना चाहिए, और लॉजिक के साथ क्लियर आया ना, सिर्फ रट्टा नहीं लगाना, लॉजिक, लॉजिक भी समझिए, लॉजिक से समझ आना चाहिए। अच्छा, अब अब हमारे पास अब हमारे पास दूसरा केस है, दूसरा केस है, जरा गौर से, जरा गौर से समझना, जरा गौर से समझना, जरा इंपॉर्टेंट बात आने लगी है, इंपॉर्टेंट बात आने लगी है, इंपॉर्टेंट बात आने लगी है। ठीक है, अब केस ये है, केस ये है कि 3.5, हाँ, 3.5 लाख की सप्लाई है। आप जरा गौर से समझना क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस आने लगा है। 3.5 लाख की सप्लाई है, और बाद में पता चला डिमांड है 280 की। 3.5 लाख की सप्लाई है और डिमांड है 280 की। इससे साफ पता चल रहा है कि 3.5 लाख में से 280 तो बिक जाएंगे, 350 में से 280 तो बिक जाएंगे, 350 में से 280 तो बिक जाएंगे, लेकिन 70 रुपए हमारे, 70 यूनिट हमारे नहीं बिकेंगे। 70 यूनिट, 70 बैग्स हमारे, 70 बैग्स हमारे नहीं बिकने वाले, उस पर हमें उल्टा लॉस आएगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पहले लिखेंगे सेल, हम लिखेंगे सेल, जरा गौर से फोकस करना। सेल में हम लिखेंगे
कि हमारे जो कि हमने हमने अपनी साइड से, हमारी साइड से 3.5 लाख ही ट्रांसफर हुए हैं सप्लाई में, लेकिन बिके कितने? 280, डिमांड 280 की थी, तो 280,000। एक यूनिट था 9 रुपए का, एक यूनिट था 9 रुपए का। लेकिन अब कोस्ट को जरा गौर से समझना, कोस्ट को गौर से समझना। कोस्ट में हमें 3.5 लाख का खर्चा आया। कोस्ट में हमें एक तो 3.5 लाख रुपए का खर्चा आया, और 4 रुपए के हिसाब से, 4 रुपए के हिसाब से 3.5 का खर्चा आया। कोस्ट में हमें 3.5 लाख, क्योंकि हमारी हमारी सप्लाई जब 3.5 लाख थी तो हमें खर्चा बनाने में तो 3.5 लाख का आया। लेकिन हमारी यहाँ पे सिर्फ एक कोस्ट माइनस नहीं होगी, बल्कि एक और कोस्ट माइनस होगी, और वो क्या? उसने बोला था कि अगर कोई अनसोल्ड यूनिट रह जाता है तो उसमें हमारी डिस्पोजल कॉस्ट ½ रुपए की है। मुझे बताओ यहाँ पे अनसोल्ड यूनिट्स कितने हैं इस केस में? अनसोल्ड यूनिट्स कितने जिनकी कॉस्ट हमें ऐड करनी है? इस केस में अनसोल्ड यूनिट्स कितने हैं? अगर हमने 3.5 लाख सप्लाई किया और 2,80,000 सिर्फ बिका, तो अनसोल्ड यूनिट्स कितने बने? सब बताओ जरा, सबने बताना है, सबने। मुझे सबका आंसर चाहिए, मुझे सब चाहिए एक्टिव यहाँ पे। अगर कोई एक्टिव नहीं है तो क्लास का फायदा नहीं है भाई। अनसोल्ड यूनिट्स कितने हैं? सबने जवाब देना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे सिर्फ एक दो जवाब आए हैं, सिर्फ एक दो जवाब आए हैं। अनसोल्ड यूनिट्स यहाँ पे कितने हैं इस केस में? सबका रिप्लाई चाहिए, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। सबका रिप्लाई चाहिए मुझे। अच्छा, गुड है, गुड है। आप लोगों को पता चल गया अनसोल्ड 70,000 है। अच्छा, 70,000 पे हमारा जो एक्स्ट्रा खर्चा आना है वो 0.05 का हमारा एक्स्ट्रा खर्चा भी यहाँ पे आएगा। 0.5 पर यूनिट का हमारा एक्स्ट्रा खर्चा भी आएगा। यानी कि अच्छा, कोई अगर स्टूडेंट बोले कि 70,000 पे 4 रुपए का खर्चा भी आया था, वो बिल्कुल आया था, लेकिन हमने ऊपर कॉस्ट में ऐड कर दिया हुआ है, तो यहाँ हमारी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट, डिस्पोजल कॉस्ट आ रही है, उसकी यहाँ बात हो रही है, उसकी यहाँ बात हो रही है। ठीक है, तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे। सेल 2,80,000 इंटू 9। ठीक है यार, है 25,20,000। 25,20,000 की हमारे यहाँ पे, 25,20,000 की हमारे यहाँ पे सेल्स हैं। ठीक है, और 3.5 लाख इंटू चार, 3.5 लाख इंटू चार, ये आ रहा है 14 लाख। 14 लाख की हमारी एक तो ये कॉस्ट है, 14 लाख की एक तो हमारी ये कॉस्ट है, और दूसरा हमारे पास 70,000 इंटू 0.5, 35,000 की हमारी ये कॉस्ट है। दो कॉस्ट हमारी आ गई। तो 25,20,000, तुम लोग कैलकुलेट कर रहे हो कि नहीं कैलकुलेट कर रहे भाई? 14 लाख माइनस 35,000, 1,085,000, 1,085,000। गुड गुड, मुझे रिप्लाई आ रहे हैं। 1,085,000, 1,085,000 मेरा इस केस में प्रॉफिट होगा। मुझे बताओ ये केस क्लियर हुआ? मुझे बताओ ये केस क्लियर हुआ? 1,085, 1,085 ये हो गई वर्किंग टू। अगर ये केस क्लियर हुआ तो वेरी गुड है, अगर ये केस क्लियर हो गया तो वेरी गुड है, क्योंकि बस अब हमें, हम लोगों को ये डिस्पोजल कोशिश में एक एक्स्ट्रा चीज थी जो हमें समझनी थी, और ये हमारी जो है ना वो क्लियर है। अच्छा, ये याद रहे कि पेपर में अगर तुम्हें एक क्वेश्चन आता है ना, तो एक तो बेसिक भी है पे ऑफ टेबल बनाने का, और एक इस तरह का कोई डिस्पोजल कॉस्ट की तरह कोई बात वो आपको बोल सकता है। तो अगर आप लोगों को बस एक दफा इस केस से गुजर गए हो ना, अब आपको पेपर में इसी तरह टेस्टिंग, अगर टेक्निकल टेस्टिंग भी होगी तो इसी तरह होगी। ठीक है, तो अब कोई स्टूडेंट पेपर में बैठा हो तो उसने इस तरह का कोई इशू नहीं करना कि वहां पे भी भूला हो। ठीक है, उसके बाद जाते हैं हम वर्किंग थ्री पे, जो यहाँ पे वर्किंग टू हो गई। अब अगर हमने 3.5 लाख, अगर हमें 3.5 लाख की करनी है, 3.5 लाख की हमें करनी है सप्लाई, और 200 की हमारी डिमांड है। इसका आंसर मुझे तुमसे चाहिए। सिर्फ 2 मिनट है तुम्हारे पास, सबने कैलकुलेट करना है फाइनल आंसर। 3.5 लाख सप्लाई, 200 डिमांड, तुम लोगों से आंसर चाहिए। बेहतर। भाई तुम लोगों से आंसर चाहिए मुझे।
सिर्फ मुझे दो आंसर्स मिले हैं अभी तक, सिर्फ मुझे दो आंसर्स मिले हैं भाई, सबके आंसर्स आने चाहिए, सबके आंसर्स, आई एम वेटिंग फॉर एवरी वन आंसर। अच्छा, तो सिर्फ तीन आंसर्स आए हैं अभी तक, सिर्फ तीन आंसर्स आए हैं भाई, बाकी तुम लोगों को क्या मतलब अपना आगे कैलकुलेटर सिखाऊं तुम लोगों को, बाकियों को? ये बाकी जो क्लास में बैठे हुए हैं तुम लोग, ये सारे, देखो भाई, स्टेप अगर तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे ना साथ साथ, ठीक है, अगर तुम सब खुद से प्रैक्टिस करोगे ना साथ साथ, तो फायदा तुम लोगों का अपना ही है भाई। भाई का F5 पास है, भाई का F5 पास है, ठीक है, तुम लोगों ने पास करना है अपना अपना, ठीक है। देखो, वर्किंग थ्री क्या है हमारी यहाँ पे, वर्किंग थ्री हम लोग यहाँ पे करने लगे हैं कि अगर 3.5 लाख यूनिट्स हो, 3.5 लाख सप्लाई और 200 की डिमांड हो, तो समझो कि अब डिमांड 200 की, तो सेल्स तो 200 की होंगी, सेल्स तो 2 लाख की होंगी सिर्फ, ठीक है। 2 लाख को 9 पे करते हैं, और कॉस्ट होगी हमारी, एक तो कॉस्ट हमारी सिंपल वही कॉस्ट है जो कि 2 लाख, जो कि 3.5 लाख की, क्योंकि 3.5 लाख की सप्लाई थी, तो 3.5 लाख पे 4 की तो है। लेकिन अब 3.5 लाख के मुताबिक अनसोल्ड यूनिट्स, क्योंकि 2 लाख बिके तो अनसोल्ड 1.5 लाख हो गए हैं, तो अनयूज अनसोल्ड की बात कीजिए, अनसोल्ड अगर देखें हम, तो 1.5 लाख यूनिट हमारे पास बनता है, जिसपे एक यूनिट में हमें कितने की कॉस्ट पड़ रही है डिस्पोजल की, 0.5 की, ठीक है। तो इस केस में हम सेल्स को कैलकुलेट करते हैं, 2 लाख इंटू 9 मेरा है 18 लाख बनेगा, 18 लाख की हमारी सेल है। कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर देखी जाए तो 3.5 लाख इंटू 4 14 लाख बन रही है, ये 14 लाख बन रही है, ठीक है। और ये बन रही है 75,000, ये बन रही है 75,000। तो इस केस में हमें प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट हमारा आएगा 18 लाख माइनस 14 लाख माइनस 75,000, 3,25,000 का यहाँ प्रॉफिट बन रहा है। और सबने जिन्होंने मुझे आंसर दिए बिल्कुल ठीक दिया, जिन्होंने आंसर दिए बिल्कुल ठीक दिया, बाकी लोगों ने आंसर नहीं दिया, बाकी लोग बिल्कुल ठीक नहीं हो यार। अच्छा, 3,25,000 हमारी वर्किंग थ्री में आ गया। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है? यहाँ 3,25,000 किस तरह आया? जिन्होंने नहीं किया वो बताओ, जिन्होंने किया उनको तो क्लियर है, जिन्होंने नहीं किया उनको क्लियर है? जिन्होंने नहीं किया क्या उनको क्लियर है? अगर कहीं कोई फंस रहा था कि क्लियर है यहाँ तक, वर्किंग थ्री क्लियर, एक दफा जरा कंफर्म करो जरा मुझे। देखो, साथ साथ एक्टिव रहोगे, मुझे बताते रहोगे, तो मुझे भी पता होगा तुम क्लास में बैठे हुए हो। इस तरह अगर मैं बोलता जाऊंगा तो मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर सकता था डायरेक्टली, मैं तुमको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड भी कर सकता था, इवन कि ये अपलोड यूट्यूब पे ही होने, तो बाद में स्टूडेंट्स यूट्यूब पे देख रहे होंगे। लेकिन बात ये है कि तुम लोग अगर क्लास में हो तो इस चीज़ का फायदा तो उठाओ, जरा एक्टिव रहो और मुझे बताओ जरा, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा भाई, अब बात यह है कि इसके बाद हम लोग जाते हैं दूसरी ईयरली सप्लाई, जब 2,80,000 की सप्लाई थी, 2,80,000 की सप्लाई थी, ठीक है। तो 2,80,000 के लिए हम क्या करेंगे, वर्किंग फोर्स स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। या इसको हम थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं, थोड़ा सा इसको। अच्छा, वर्किंग फोर यहाँ कर रहे हैं हम। वर्किंग फोर में ये सीन है कि सेल्स हमारी हो रही है, अब हमारा ये सीन है, अब हमारा ये सीन है कि 2,80,000 की सप्लाई है, सप्लाई 2,80,000 की है, और 3,50,000, और 3,50,000 की डिमांड है। मुझे बताओ सेल्स तो हम लोगों की कितनी होंगी फिर यहाँ पे, बताओ सेल्स कितनी यूनिट्स पे होंगी? अगर 2,80,000 की सप्लाई है, डिमांड 3.5 लाख की है, सेल कितने यूनिट्स पे होगी? गुड 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 आंसर, गुड 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 गुड, सारे चल ठीक बोले, बाकी बाकी सब बताओ, सब बताओ कितने यूनिट्स पे सेल होंगी। देखो, 2,80,000 की डिमांड है, 3.5 लाख, 2,80,000 की सप्लाई है, 3.5 लाख की डिमांड है, तो कितने यूनिट्स बिकेंगे? 280, गुड, 280 यूनिट्स बिकेंगे, 2,80,000 की सेल होगी, मल्टीप्लाई 9। अच्छा, इस पे कॉस्ट हमारी कितनी आएगी? क्योंकि हमने अब देखो ना, अब डिमांड साइड मार्केट में ज्यादा डिमांड थी, एक अलग बात है। हमने तो 2,80,000 बनाए, तो हमारी कॉस्ट भी 2,80,000 के मुताबिक आई होगी, जो सप्लाई हमने 2,80,000 के मुताबिक किया, इंटू 4, सप्लाई हमने उसके मुताबिक किया। बाकी अब अलग बात है कि वो बाकी 70,000 की हम डिमांड फुलफिल नहीं कर सके, लेकिन हमने एक्स्ट्रा तो नहीं बनाया ना, तो हमारी ये गलती, ठीक है। तो ये मैं डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लूँ, डायरेक्टली हमको अगर हमारा ये केस हो ना, तो हम डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन में निकाल सकते हैं, इंटू 5, ये आ जाएगा 14 लाख का, यानी ये आ जाएगा 14 लाख का कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली आ रहा है। अब मैंने वो वैल्यूज कैलकुलेट नहीं की,
मैं कर ही लेता हूँ यार। कभी कभार स्टूडेंट होते हैं वो बोलते हैं। 25,20,000 और 11,20,000। अच्छा भाई, अच्छा। अब ये हो गई हमारे पास 14 लाख की वैल्यू। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1400। यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1400 वर्किंग फोर। 1400 वर्किंग फोर, ठीक है। इसके बाद वर्किंग फाइव। वर्किंग फाइव में क्या गेम है? वर्किंग फाइव में ये गेम है कि सेल्स। अच्छा, वर्किंग फाइव में अगर देखा जाए, जरा वर्किंग फाइव को अगर देखें तो वो तो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2,80,000 की डिमांड थी और 2,80,000 सेल की, जा 2,80,000 की सप्लाई थी और 2,80,000 ही जाके सेल हुए। तो हमारे पास वो केस ऑलरेडी बना हुआ है। वो केस ऑलरेडी बना हुआ है ये वाला। मुझे बताओ, क्या यही सेम वैल्यू आ सकती है यहाँ पे? जरा कंफर्म करो। क्या यही सेम वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 1400 यहाँ पे? कोई इसमें इश्यू तो नहीं है? जरा कंफर्म करो सब। बिल्कुल, क्योंकि 280 की डिमांड थी, सप्लाई थी, और 280 डिमांड है, तो भाई 14 लाख का जो प्रॉफिट था, वो 14 लाख का प्रॉफिट भी यहाँ यहाँ पे भी उतना ही होगा। इससे अगले केस में नहीं होगा, लेकिन अभी तक तो वही गेम है ना। तो वर्किंग फाइव यहाँ के लिए भी वर्किंग फोर ही मतलब हम यूज करेंगे। अब वर्किंग फाइव की अगर बात करें, तो वर्किंग फाइव में 2,80,000 की डिमांड है, सप्लाई हमने बना दिया है, बिका है 2 लाख। बिका है सिर्फ 2 लाख, तो सेल जाएंगी 2 लाख के मुताबिक, मल्टीप्लाई 9। और एक तो कॉस्ट आएगी 2 लाख के मुताबिक 4 की। 2 लाख के मुताबिक 4 की, और एक हमारी आएगी अनसोल्ड यूनिट्स की कॉस्ट, डिस्पोजल कॉस्ट जो आनी थी। वो हमें पता है। ऐसा कॉस्ट, सॉरी सॉरी, 2 लाख की कॉस्ट आएगी 280 की, कॉस्ट आएगी 280 की, कॉस्ट आएगी 280 की, क्योंकि हमने सप्लाई 280 को की है। और जो 80,000 हमारे अनसोल्ड थे, उस पर 0.5 की भी कॉस्ट आएगी। तो ये आ जाएगा 18 लाख की सेल्स हैं। 18 लाख की सेल्स हो गई, ठीक है। कॉस्ट कितने की बन रही है? 11,20। और ये आ गया 40। सही है। और फाइनल कितना बन रहा है? 6,40,000। 6,40,000, 6,40,000 हमारा बन रहा है। 6,40,000 हमारा आंसर बन रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 640। यहाँ मैं लिखूंगा 640 वर्किंग फाइव। 640 वर्किंग फाइव। बताओ भाई, बताओ सबको क्लियर है? क्लियर है? ये वर्किंग्स क्लियर है? वर्किंग फोर और फाइव क्लियर है सबको? उधर एक दफा यस लिखो अगर क्लियर है। एक दफा यस लिखो अगर क्लियर है। एक दफा यस लिखो अगर क्लियर है। अच्छा। अब अब हम लोगों ने अब हम लोगों ने आगे करना है, फिर बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम लोगों ने आगे करना है। अब अगर देखा जाए हमारे पास आगे वर्किंग है 2 लाख यूनिट्स की, ठीक है। अब हम लोगों ने देखना है, देखो जरा, हमारी वर्किंग है 2 लाख यूनिट्स की। ये देखो 2 लाख की सप्लाई आ गई ना। 2 लाख की सप्लाई है, 350 की डिमांड है। 350 की डिमांड है, तो यहाँ पे मैं कर लूंगा वर्किंग सिक्स। तो 2 लाख यूनिट का मतलब ये है कि सेल तो 2 लाख हुए। 2 लाख का मतलब ये है कि सेल ही 2 लाख होंगे। अब चाहे जरा गौर से देखना, डिमांड 3.5 लाख हो, 2,80,000 की हो या 2 लाख की हो, सेल तो 2 लाख ही होने ना। और आपने कोई एक्स्ट्रा बनाया ही नहीं, कम बनाया, डिमांड फुलफिल नहीं कर सके, लेकिन एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पड़ेगी। तो सेल सिंपल बनेगी 2 लाख पे, इंटू 9। और जो कॉस्ट है वो भी तो 2 लाख के मुताबिक होगी ना, क्योंकि बनाए ही जब 2 लाख है, तो आगे डिमांड ज्यादा, वो एक अलग बात है, लेकिन आपने तो 2 लाख की बनाया ना। तो ये सीधा सीधा आपको क्या आ जाएगा? 18 लाख और 8 लाख, ये आ जाएगा 10 लाख। 10 लाख का प्रॉफिट। अच्छा, अब 10 लाख का प्रॉफिट यहाँ पे भी यही आएगा, 10 लाख का प्रॉफिट 1,000 का। वर्किंग सिक्स, यहाँ पे भी 1,000 ही आएगा, वर्किंग सिक्स। और यहाँ भी 1,000 आएगा। उसकी रीजन ये है कि हमने तो भाई 2 लाख ही बनाए ना। हमने तो 2 लाख ही बनाए ना। अब 3.5 लाख की डिमांड हो, 280 हो या 200 हो, भाई हमारी साइड से बिके भी 200 हैं, क्योंकि बनाए ही 200 हैं।
और बनाए भी 200 हैं, तो कॉस्ट भी सेम होगी, सेल्स भी सेम होंगी, तो इसलिए हमारा प्रॉफिट तीनों केसेस में हजार हजार और हजार ही रहेगा। मुझे बताओ यहां तक क्लियर हो गया? पे ऑफ टेबल क्लियर हो गया? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अच्छा, यहां तक हमारा पहला, यानी कि अब अगर देखा जाए तो रिक्वायरमेंट में से हमने 8 नंबर की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है पे ऑफ टेबल बना के। 8 नंबर की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी है पे ऑफ टेबल बना के। 8 नंबर हमारे गारंटी आ गए, हम 8 नंबर हमारे गारंटी आ गए, इसमें कोई इशू नहीं बना। ठीक है, अब मैं इस वर्किंग को थोड़ा साइड पे ले जाता हूँ, क्योंकि आगे हमने इस पे मुख्तलिफ रूल्स लगाने हैं। हमने मुख्तलिफ रूल समझने, तो इस वर्किंग को मैं थोड़ा सा अगर साइड पे कर दूं तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास एक पे ऑफ टेबल बन गया। अब वो कह रहा है आपने मैक्सिमिन मैक्सिमैक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू की बेस पे, मैक्सिमिन मैक्सिमैक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू की बेस पे इन पे फैसला करना है। फैसला करना है, ठीक है, तो साथ साथ हम इसमें बताएंगे भी। अच्छा, मैक्सिमिन सबसे पहले हम करते हैं मैक्सिमिन, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट में लिखा है मैक्सिमिन। मैक्सिमिन क्या था? मैक्सिमिन ये कहता है कि आप सबसे पहले क्या करो, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे बना के बताता हूँ प्रॉपर्ली, जरा गौर से समझना। गौर से समझना। मैक्सिमिन कहता है कि आप सबसे पहले क्या करो, आप यहाँ पे देखो तीनों केसेस में सबसे ज्यादा वर्स्ट केस कौन सा है। तीनों में जितने भी केसेस हैं उसमें सबसे ज्यादा वर्स्ट केस कौन सा है। अगर हम 3.5 लाख में देखें, तो कम से कम प्रॉफिट भी हम कितना कमाएंगे? 325 का। वर्स्ट केस मिनिमम मैक्सिमम कहता है, मैक्सिमम की अगर मैं यहाँ पे बता भी दूं, मैक्सिमम कहता क्या है? वो कहता है चूज द वर्स्ट इन ऑल केसेस, देन चूज द हायर द हाईएस्ट वन। चूज द वर्स्ट इन ऑल केसेस, सारों में सबसे पहले वर्स्ट ढूंढो, फिर उसमें से हाई ढूंढो। इसका फायदा क्या होगा अभी बताता हूँ। अगर हम इसमें देखें 325 सबसे लोएस्ट था। अगर हम 280 में देखें, तब भी हमारे पास लोएस्ट से लोएस्ट क्या था, कि अगर हम कम से कम भी ज्यादा से ज्यादा भी गिरते हैं तो हमें 640 तो बन ही जाएगा। और 2 लाख में हमें कम से कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा भी गिरते हैं, ज्यादा से ज्यादा भी गिरते हैं तो हमें 1000 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब बात पता है क्या है? वो मैक्सिमम क्या कहता है? चूज द वर्स्ट इन ऑल केसेस, हमने चूज कर लिया, ये हमारा बॉक्स बन गया, हमने सारे वर्स्ट चूज कर लिए। अब वो कहता है इस बॉक्स में से, इस वर्स्ट वाले केसेस में से सबसे अच्छे को चूज कर लो। इस वर्स्ट वाले केसेस में सबसे अच्छा कौन सा है? ये 1000। इस वर्स्ट वाले केसेस में सबसे अच्छा कौन सा है? ये 1000। अब वो कहता है इस 1000 का मतलब ये है कि तुम, यानी मैक्सिमम मैक्सिमम के मुताबिक फिर क्या बना, कि 1000 कितने यूनिट्स पे? 200 यूनिट्स की सप्लाई पे। तो मैक्सिमम कहता है कि तुम इस तरह करो कि 2 लाख यूनिट्स की सप्लाई करो, ये तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम मैक्सिमम का मतलब ये है कि रिस्क ना लो। रिस्क ना लो, क्यों? रिस्क क्यों ना लो? क्योंकि देखो ना, मैक्सिमम कहता है कि कम से, सारों में देखो सबसे ज्यादा से ज्यादा कितना ही गिर जाओगे, ज्यादा से ज्यादा कितना ही गिर जाओगे। अब ज्यादा से ज्यादा गिरोगे, 350 बनाओगे तो गिरोगे 300, जाओगे 325 के प्रॉफिट पे। 280 बनाओगे तो गिरोगे कितना? 640। और 2 लाख में ज्यादा से ज्यादा भी कितना गिरोगे? 1000 तक गिरोगे, क्योंकि जब तुम 2 लाख बनाओगे तो तुम्हारा प्रॉफिट तो 1000 है ना हर केस में। तुम्हारा प्रॉफिट तो 1000 है हर केस में। तुम कितना गिर जाओगे? 2 लाख के केस में 1000। तो मैक्सिमम कहता है कि अच्छा, अच्छी ऑप्शन ये है कि सब में बुरे, सब में बुरे हालात देख लो, और अब बुरे हालात में से जिनके सबसे अच्छे हालात हैं उस ऑप्शन को चूज कर लो। ताकि अगर तुम उस ऑप्शन के मुताबिक, अगर उस ऑप्शन में गिरते भी हो, तो इतना ना गिरो कि बुरा हाल ही हो जाए, इतना ना गिरो कि बुरा हाल ही हो जाए। मुझे बताओ यहां तक क्लियर है कि हमने 1000 को क्यों चूज किया, और 1000 में 2 लाख को क्यों चूज किया? कि 2 लाख मैक्सिमम के मुताबिक रूल ये बना कि 2 लाख यूनिट हमें बनाने चाहिए। बताओ यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? एक मरतबा जरा कंफर्म कर दो। एक मरतबा जरा कंफर्म कर दो। सब जरा कंफर्म कर दो, क्लियर है? जो बाकी स्टूडेंट सब बैठे हैं, सब एक मरतबा जरा कंफर्म कर दो, ताकि मैं आगे भी कंटिन्यू करूं, फिर आगे कंटिन्यू करें। अच्छा, अब अब अगला ऑप्शन है मैक्सीमैक्स। मैक्सीमैक्स क्या कहता है?
मैक्सिमैक्स कहता है यार बेस्ट ऑफ द बेस्ट को चूज करो, बेस्ट ऑफ द बेस्ट को चूज करो। यानी तुम सारे केसेस में बेस्ट देखो जहां सबसे बेस्ट हो। जैसे देखो, अगर देखा जाए तो 3.5 लाख यूनिट पे अगर तुम सप्लाई करते हो, तुम्हें 17,500 का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, ये मैक्सीमैक्स कह रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सीमैक्स, और इसके मुताबिक देखते हैं भी कितने यूनिट्स बनते हैं। मैक्सीमैक्स कहता है बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इसमें देखो तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट 1400, और इसमें देखो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट 1000। तो मैक्सीमैक्स कहता है कि आप तीनों ऑप्शंस में देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, और उन तीनों में से भी बेस्ट बाद में चूज करो। यानी 1750 है ना, तो मैक्सीमैक्स के मुताबिक हमें कितने यूनिट सप्लाई करने चाहिए? 3.5 लाख सप्लाई करना चाहिए। मैक्सीमैक्स कहता है कि आंखें बंद करो और देखो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, जहां सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है आंख बंद करके वो स्टार्ट कर दो। अब देखो इसमें रिस्क पता है क्या है? मैक्सीमैक्स वाले केस में रिस्क ये है कि आप अगर गिरोगे तो गिरोगे भी बहुत बुरा, आप अगर गिरोगे तो भी गिरोगे, क्योंकि आप अपनी मर्जी से 3.5 लाख यूनिट पे, आप अपनी मर्जी से 3.5 लाख यूनिट की सप्लाई कर देते हो। तो होने को रिस्क ये भी है, चांसेस ये भी हैं कि 1750 का प्रॉफिट हो जाए, जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। लेकिन गिरने को 325 भी हो सकता है। यानी अब ये रिस्क लेने वाली बात है। कभी कभार होता है ना कि मैं, कोई बंदा, एक बंदा है जिसकी नेचर ही नहीं है रिस्क लेने की, वो बोलेगा कि मैं दरमियानी लेवल पे, जिसमें मुझे ठीक है मैं 2 लाख बना लूंगा, 1000 से नीचे तो नहीं जाऊंगा ना। एक बंदा वो कहता नहीं, मैं लूंगा रिस्क, आर या पार। अगर अगर पार ना कर सका तो ऑब्वियसली फेल हो जाऊंगा, कुछ और ट्राई कर लूंगा। लेकिन अगर मैं पार कर गया, अगर मैंने वो चीज अचीव कर ली, तो मैं बहुत से लोगों से आगे निकल जाऊंगा। तो ये रिस्क लेने वाले लोग, तो ये बात याद रहे। यहाँ से मैं एक बात यहाँ पे एक और फाइंडिंग भी बता दूं कि मैक्सीमैक्स हमेशा वो लोग यूज करते हैं जो रिस्क सीकर होते हैं। यानी यानी रिस्क सीकर होते हैं, यानी वो लोग जिनका दिल होता है भाई अब हम रिस्क ही लेंगे, और जो इस चीज से डरते नहीं रिस्क लेने से। और मैक्सिमिन जो हमने पढ़ी थी, ये वो लोग लेते हैं जो रिस्क एवर्स होते हैं। रिस्क एवर्स का मतलब ये होता है वो लोग जो रिस्क लेने से डरते हैं, और वो कहते हैं हम रिस्क नहीं लेंगे, हम रिस्क के बगैर काम करेंगे। हमें अगर रिस्क के बगैर 1000 रुपए मिल रहे हैं, हमारी जेबें भर रही हैं, हम जा रहे हैं 1000 में, हमें कोई मसला नहीं, हमें 1750 नहीं चाहिए। ये 1750 के चक्कर में हम बर्बाद भी हो सकते हैं, हम बर्बाद भी हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? जरा मैक्सीमैक्स क्लियर है सब? एक दफा कंफर्म कर दो, एक दफा कंफर्म कर दो मैक्सीमैक्स क्लियर है। सही हो गया। अब इसके बाद हमें करनी है कैलकुलेशन, एक एक मार्क्स, ये दो भी अचीव हो गए, तो हमारे 10 मार्क्स अचीव हो गए। अब हमें करनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू की कैलकुलेशन। अब हमें करनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू की कैलकुलेशन। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू का अपना टॉपिक क्या होता है कि आप जितने भी केसेस हैं उसके साथ आप प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी की हेल्प लो। आप प्रोबेबिलिटी की हेल्प लो। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये देखो, अब मैं बताता हूँ। जहां उन्होंने बताया था कि वेदर के जो चांसेस हैं वेदर की जो चांसेस हैं इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है? गुड वेदर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 25% है, एवरेज की 45, और पुअर की 30। अब जहां जहां पे ऑफ टेबल में जो भी केस है, मैं इस पे ऑफ टेबल को ना एक दफा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने कचरा मचाना है, तो ये जाया ना हो जाए कहीं। ओहो। एक- अच्छा, अब हमारे पास ये पे ऑफ टेबल आ गया। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू में हमें गुड बैड इस सारे केस है, हमें सारी वैल्यूज का पता है, हमें सारी वैल्यूज का पता है। तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे जैसे कि अब ये गुड है, अब ये गुड वाला केस है, ये एवरेज वाला केस है, ये पूरा वाला केस है। तो हम हर के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ से मैं वर्किंग वन वर्किंग टू ये सारी हटा रहा हूँ ताकि मैं मल्टीप्लीकेशन कर सकूँ इजीली। अच्छा, अब मैं इन सारों के साथ वर्किंग करने लगूँ। देखो गुड वाला केस है, गुड के चांसेस कितने हैं? 25%, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई 0.25।
1750 मल्टीप्लाई 0.25, 1750 मल्टीप्लाई 0.25। अच्छा, उसके बाद 1085 का प्रॉफिट है। एवरेज पे क्या परसेंटेज थी? 45%। एवरेज की परसेंटेज है 0.45, और मल्टीप्लाई इसको हम करेंगे 0.3, 0.3। अच्छा, कैलकुलेटर जरा ओपन करो और इकट्ठा सारा सॉल्व करो। इकट्ठा सॉल्व करके मुझे फाइनल वैल्यू बताओ। अच्छा, एक्सेल पे जरूरी नहीं वर्किंग वन वर्किंग टू इकट्ठे लिखें, अगर हम वहां पे सेल में भी वर्किंग कर देंगे तो जरूरी तो चल जाएगा काम। अगर हम सेल में वर्किंग शो कर सकते हैं तो हमें अलग से वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने तब अभी अभी समझाने के लिए सिर्फ बताया था। मुझे बताओ, ये जरा वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके दो ना। इसी तरह यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई 0.25, मल्टीप्लाई 0.7, 0.7 कह रहा हूँ, 0.45, क्योंकि एवरेज में 0.45, और यहाँ पे 0.3। केस वही है, परसेंटेजेस वही आएंगी। इसमें 1000 मल्टीप्लाई 0.25, मल्टीप्लाई 0.45, और मल्टीप्लाई 0.3। सारी वैल्यूज की कैलकुलेटर टोटल करके बताओ। टोटल करनी है, टोटल कैलकुलेट करनी है। पहले की मुझे किसी स्टूडेंट ने बताया 1023 250, 1023 250। इसकी मतलब करना कि इनको मल्टीप्लाई भी करना है और बाद में सम भी करना है, मतलब आपस में सम भी होंगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू में सम भी करते हैं। ये आ रहा है 1023 250, 1023 250, यानी टोटल मुझे बताना है बेसिकली। सम करके बताना है फाइनल। सम करके फाइनल वैल्यू बतानी है। 1172,000। ठीक है, इससे अगला क्या आएगा? इससे अगला क्या आएगा, सम करो। ऊपर सबसे ऊपर 1000 है, 10,000 नहीं है। सबसे ऊपर 1000 है, ठीक है, 1000 इंटू 0.25 है। इसमें हमारी एवरेज आएगी वही 10 लाख की ही एवरेज आएगी। तीन कॉमन थे ना हमारे, बेसिकली सारों में तीन कॉमन थे, तो हमने कॉमन खत्म करके बात की है। ठीक है, तो अगर देखो तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज जब हमारी निकली हैं, यहाँ पे हमने तीनों की एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाली। एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो हैं, अगर उसको देखा जाए तो हमारी सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड वैल्यू किस में आ रही है? कौन से वाले केस में आ रही है? 280 वाले केस में सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है। 280 वाले केस में सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रॉफिट क्या बन रहा है? 11,72,000। बाकी केसेस में कम प्रॉफिट है। बाकी केसेस में कम प्रॉफिट है, मतलब ये हुआ कि एक्सपेक्टेड वैल्यू कहता है कि अगर आप चाहते हो प्रॉफिट कमाना सबसे बेस्ट, और तो ये आप 2,80,000 को सप्लाई करो, 2,80,000 को सप्लाई करो, 2,80,000 को सप्लाई करो। और नॉर्मली ये वो लोग लेके चलते हैं, यानी कि ये उन लोगों के वो लोग ये समझते हैं इस तरह करना, जो थोड़ा सा एक मीडियम लेवल पे होते हैं, जो ना तो बहुत रिस्क एवर्स होते हैं, ना बहुत रिस्क क्या कहते हैं सीकर होते हैं। इनको हम रिस्क न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। लड़के ने नाम लिया रिस्क न्यूट्रल, बिल्कुल। एक्सपेक्टेड वैल्यू वो लोग यूज करते हैं जो बेसिकली रिस्क न्यूट्रल होते हैं, जिनको रिस्क का इतनी टेंशन, रिस्क बहुत ज्यादा, एक होता है कि बहुत ज्यादा रिस्की होना, एक होता है बहुत डरना, एक होता है एक मीडियम लेवल, ठीक है यार चल रहना काम, देखते हैं ऑन एन एवरेज देख लेते हैं कि चलो ऑन एन एवरेज देख लो क्या हिसाब किताब बन रहा है। ऑन एन एवरेज 280 में हमें थोड़ा ज्यादा बच रहा है, तो हम कहते हैं यार 280 सप्लाई कर दो। चलो, ऑन एन एवरेज जो भी केस होगा उसके मुताबिक हमारा ये इतना हमें प्रॉफिट बन जाएगा। ये रिस्क न्यूट्रल लोग होते हैं जो इस तरह चलते हैं। मुझे बताओ, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? जरा एक दफा कंफर्म कर दो। यहाँ तक हमने ये हमारे नंबर सारे अचीव हो गए। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है किसको? मैक्सिमिन और एक्सपेक्टेड वैल्यू को। तो जनरल एक्सप्लेनेशन यही है कि मैं अगर बोलूँ कि मैक्सिमिन रूल हमने क्या पढ़ा था, कि हम कहते हैं कि वर्स्ट पॉसिबल आउटकम्स देखते हैं और उसमें से हम सिलेक्ट करते हैं हाईएस्ट वन। वर्स्ट पॉसिबल देखते हैं और उसमें हम सिलेक्ट करते हैं हाईएस्ट वन। अच्छा, ऑब्वियसली ये तब वो लोग यूज करते हैं, इसमें हम ये लिख सकते हैं वो लोग यूज करते हैं जो रिस्क एवर्स होते हैं, और जहां पे लेवल ऑफ सर्टेनिटी का ज्यादा पता ना हो, क्योंकि जहाँ पे लेवल ऑफ सर्टेनिटी का ज्यादा पता नहीं होता वहां पे लोग डर रहे होते हैं काम करने से। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी काम है, मुझे इसमें सर्टेनिटी लेवल बहुत अच्छे से पता है, तो मैं उसमें कहूंगा ठीक है मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जहाँ सर्टेनिटी लेवल कम हो वहां पे ये यूज हो सकता है।
ठीक है, क्योंकि वो एटलीस्ट मिनिमम लॉस, मिनिमम जो प्रॉफिट है, जो मतलब मिनिमम लॉस के साथ, या उतना प्रॉफिट कि कम से कम लॉस हो, ठीक है, वो बना सके, उसको इतनी चीज की गारंटी हो। ठीक है। अब ऑब्वियसली जब अगर देखा जाए इस केस में अगर देखा जाए, यहाँ पे हमने जब किया था, तो यहाँ पे हम इस केस से रिलेट करें अगर बात को, तो हम ये कह सकते हैं कि एट 200,000 ईयरली सप्लाई, वी आर अर्निंग, या company is earning obviously 1,000 profit in any of the case, even the demand is 350, 280 or 200. So risk averse person, yeah, the company using maximum will always choose 200,000 in the case, because obviously they are having a guaranteed profit of 1,000. In the other cases, at 350 yearly supply or 280 yearly supply, the profit is less than 1,000. So risk averse person will go for 200,000 yearly supply. इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू के बारे में हम कह सकते हैं, इट इज जस्ट द वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, एंड लाइक the people who are risk neutral, who are not afraid of the risk, or who are not like risk seeker, just that risk neutral person, they will go for expected value case। अच्छा, अब इसमें और क्या उसने पूछा हुआ है? वैसे उसने इस पे कितने नंबर की मांगा हुआ है? 6 नंबर। तो इसमें ये होगा कि हमें दो नंबर तो हमें डेफिनेशन के मिलेंगे, मैक्सिमम और एक्सपेक्टेड वैल्यू के। ठीक है। और 4 नंबर हमें इसलिए बताना है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि एक्सप्लेन व्हेन दे माइट यूज द एटीट्यूड ऑफ, व्हेन दे माइट बी यूज्ड एंड द एटीट्यूड ऑफ द डिसीजन मेकर। तो 2 नंबर हमें मिलेंगे दोनों के एटीट्यूड बताने में, कि एक रिस्क न्यूट्रल और एक रिस्क एवर्स। तो 4 नंबर, दो डेफिनेशन, दो बंदे, रिस्क एवर्स और रिस्क न्यूट्रल, चार हो गए। अब दो हमें बताने हैं कि जो ये कंपनी यूज किस केस में करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक कंपनी में लेवल ऑफ सर्टेनिटी ज्यादा नहीं है, यानी जहां पे आउटकम का पता है लेकिन उसकी सर्टेनिटी ज्यादा नहीं है, वहां पे मैक्सिमम यूज होता है। कि जहां पे आपको धुंधला नजर आ रहा होता है, वहां पे आप कहते हो चलो, जैसे मैं आपसे बोलूं पैसे दो, मुझे पैसे दो, मैं आप लोगों का कारोबार में इन्वेस्ट करता हूँ, आपको कुछ नहीं पता, तो आप मुझे आगे बार बार बोलोगे ना, सर हमें एटलीस्ट थोड़ा सा बताएं, थोड़ी गारंटी तो दे। ये बात है कि मैक्सिमम वहां यूज होता है कि एटलीस्ट गारंटी तो हो। तो आप रिस्क लेने से डरते हो। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर देखा जाए, तो ऑब्वियसली वहां पे यूज किया जा सकता है जहां पे आपको लग रहा है कि एक पुराना कारोबार चल रहा है, आपको पता है यार, ये एक कारोबार ऐसे, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी हम ले लेते हैं, कोई भी एक्सपोजेड कंपनी, जो मल्टीनेशनल चलती फिरती भागती कंपनी है। अब वहां पे आप जब इन्वेस्ट करोगे, तो हाँ, वहां आपको डर नहीं है कि यार पैसा डूब जाएगा। आपको पता है यार, हर बार कंपनी ग्रो करती है। ठीक है। हर बार कंपनी ग्रो करती है। अब इस केस में आप कहोगे ठीक है, मैं निकाल लेता हूँ ये एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये देखने के लिए एवरेज कितना प्रॉफिट आएगा, लेकिन आपको डर नहीं है कि यार मिनिमम इतना मिलेगा या नहीं मिलेगा। भाई मिलेगा, क्योंकि आपको डर नहीं है, आप थोड़ा सर्टेन हो इस केस में। तो जब आपको सर्टेनिटी लेवल थोड़ी बेहतर होती है, तो आप उस केस में ये क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू केस में जा सकते हो। मुझे बताओ, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को ये केस? एक दफा कंफर्म कर दो अगर यहाँ तक क्लियर है, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल सो दोनों। यहाँ पे हमारा 20 नंबर का पूरा एम टी सीआर कंप्लीट है। सीआर कंप्लीट है मैक्सिमम मैक्सिमैक्स का। अच्छा, अगर तुम लोग मुझे कहते हो एक चीज में मैं तुम्हें इसमें और ना सिखा दूं, एक चीज में इसमें इसी केस में तुम लोगों को और ना सिखा दूं, रिग्रेट टेबल करवा दूं? बताओ जरा, वोटिंग करो, रिग्रेट टेबल करवा दूं इसी में, इसी पे ऑफ टेबल पे। मिनीमैक्स रिग्रेट, मिनीमैक्स रिग्रेट, वो भी हमारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैक्सीमैक्स और मैक्सिमम तो हमने कर लिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी समझ आ गया। लेकिन हमारा एक केस है रिग्रेट टेबल, तो हम ये करते हैं कि हम वो भी कर लेते हैं। है तो नहीं रिक्वायरमेंट में, लेकिन करने से फायदा ही होगा, और आप लोगों का वो वाला टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा। चलो, हमारा ये एक किस्म का पूरा टॉपिक ही रिवाइज हो जाएगा, एक किस्म का पूरा टॉपिक ही रिवाइज हो जाएगा हमारा। अच्छा भाई, अब अब मैं तुम लोगों को करवाने जा रहा हूँ रिग्रेट टेबल। अच्छा, रिग्रेट टेबल का क्या सीन है? देखो, हमारे पास पे ऑफ टेबल जब आ जाता है, रिग्रेट टेबल की गेम इसके बाद स्टार्ट होती है। रिग्रेट टेबल की गेम इसके बाद स्टार्ट होती है, क्योंकि ये टॉपिक का नाम है मिनीमैक्स रिग्रेट। मिनीमैक्स रिग्रेट। रिग्रेट का अपना मतलब होता है पछतावा, और यहाँ पे भी यही मतलब है, पछतावा।
अब यहां हम चाहते हैं इस केस में बेसिकली मिनिमैक्स रिग्रेट की नेचर क्या है, ये जो हम कैलकुलेशन करेंगे या जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो ये है कि हमें रिग्रेट कम से कम हो। मेन चीज आपने ये याद रखनी है कि हमने ये कैलकुलेट करना है कि हमें रिग्रेट कम से कम हो। कहाँ रिग्रेट कम से कम हो? तीन ऑप्शंस हैं, जिसमें भी रिग्रेट कम से कम हो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यानी तीन केसेस है ना, तो 3.5 लाख, 2,80,000, 2 लाख, तीनों में से एक की हमने सप्लाई सोचनी है, चूज करनी है, डिसीजन लेना है। अब हमें रिग्रेट पछतावा किस केस में सबसे कम हो रहा है, ये बेसिकली मिनिमैक्स रिग्रेट हमें सिखाएगा। और जैसे ही हम ये जब रिग्रेट निकालना सीखेंगे, अभी सीखना है हमें सारा, तो जैसे ही सीखेंगे हम इस चीज को निकाल पाएंगे और डिसीजन ले पाएंगे। तो अब मिनिमैक्स रिग्रेट के लिए सबसे पहले आपका रिग्रेट टेबल बनाना जरूरी है। आपका रिग्रेट टेबल बनाना जरूरी है। रिग्रेट टेबल अलहदा से बनेगा, पे ऑफ टेबल के अंदर इसकी कैलकुलेशन नहीं होगी, रिग्रेट टेबल अलहदा से बनेगा। अब किस तरह बनेगा? जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वैल्यूज हैं वो तो सेम आएंगी। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वैल्यूज तो वैसे ही सेम आएंगी, जैसे आती थी, जैसे आती थी वैसे ही आएंगी। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वैल्यूज वैसे ही आ गई। अब रिग्रेट टेबल कैसे निकालना है? पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल, रिग्रेट टेबल में जो चीज है वो है कि आपने जब रिग्रेट्स निकालने हैं ना, रिग्रेट टेबल में रिग्रेट्स निकालने हैं, तो उस वक्त आपने हॉरिजॉन्टली देखना है, हॉरिजॉन्टली कैलकुलेशन करनी है, हॉरिजॉन्टली देखना है। हॉरिजॉन्टली का मतलब कि मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये हॉरिजॉन्टली है कि ये वाला बॉक्स का रिग्रेट्स निकलेंगे, इसके रिग्रेट्स निकलेंगे, हॉरिजॉन्टली लदा निकलेंगे, हॉरिजॉन्टली रिग्रेट्स निकलेंगे। इस चीज का ख्याल रखना है। ये इस तरह हॉरिजॉन्टली रिग्रेट्स निकलेंगे, ठीक है। पहली चीज तो आपने ये याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब जरा गौर से, रिग्रेट होता है पछतावा। फॉर एग्जाम्पल, अब जरा गौर से समझना, जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने लगा, गौर से समझना। मैं पहले केस ओपन करने लगूँ 350 वाला, ये वाला। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में मेरा, मुझे तुम लोगों से फौरन जवाब चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम मार्केट में जाते हो, तुम मार्केट में जाते हो और 350 की डिमांड है। तुम्हारे पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन कौन सी है? कितना प्रॉफिट, बेस्ट प्रॉफिट कितना कमा सकते हो यहाँ पे? 350 पे बेस्ट प्रॉफिट कितना कमा सकते हो? 350 अगर हो बेस्ट प्रॉफिट, इसमें से कितना कमा सकते हो? मैं वैल्यू पूछ रहा हूँ। गुड, 1750 कमा सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि हम कहते हैं, अब जरा गौर से समझना, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने लगा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने लगा, जरा गौर से समझना। हम कहते हैं कि हमने 3.5 लाख की ही सप्लाई की और 3.5 लाख ही डिमांड थी। अब हमें पता है यहाँ पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ है, 1750 का। और हम लोग उसी केस पे चले हुए हैं, यानी 3.5 लाख की सप्लाई थी और 3.5 लाख की डिमांड थी। क्या हमें किसी चीज का यहाँ रिग्रेट होगा? कोई रिग्रेट की वैल्यू है यहाँ पे? कोई रिग्रेट है यहाँ पे हमें? कैसा बताओ? कोई रिग्रेट बनता है, कोई पछतावा बनता है यहाँ पे? तीनों केसेस को देख के बताओ। हमारे पास तीन ऑप्शन थी, 1750 भी कमा सकते थे, 1400 भी और 1000 भी, और हमने 1750 ही कमाया इस केस में, पहले केस में। क्या कोई रिग्रेट होगा या जीरो रिग्रेट होगा यहाँ पे? बताओ। गुड, गुड, यहाँ पे जीरो रिग्रेट होगा, मान लिया, मान लिया आपका जीरो रिग्रेट होगा। लेकिन अगर आपने 2,80,000 यूनिट बनाए हुए, अगर आपने 2,80,000 की सप्लाई की हुई, 2,80,000 की सप्लाई की हुई और 350 की डिमांड हो गई, अब इस केस में हमें कोई रिग्रेट होगा? जरा सारे ऑप्शंस को देख के बताओ। कोई रिग्रेट होगा कि यार काश हमने उतने यूनिट्स बना लिए होते तो हमें रिग्रेट ना होता? बताओ कितने का रिग्रेट होगा यहाँ पे? 350 का रिग्रेट होगा। क्यों? क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टली सबसे बेस्ट ऑप्शन इसको चूज कर लिया, क्योंकि तीनों में बेस्ट यही थी। अब हमने देखा यहां तो हमने 1400 कमाए, काश हमने 3.5 लाख यूनिट सप्लाई की होते तो 1750 कमा लेते। तो इसका मतलब 350 का रिग्रेट, पछतावा हमारे जहन में रहेगा, पछतावा हमारे जहन में रहेगा। बताओ जरा, 2 लाख यूनिट पे कितना पछतावा है? 2 लाख यूनिट पे कितना पछतावा होगा? 750 का पछतावा यहाँ पे भी होगा, 750 का पछतावा यहाँ पे भी होगा। वेरी गुड, वेरी गुड आंसर्स, वेरी गुड आंसर्स बच्चों, बच्चों एक्टिव हो तुम लोग। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगला केस, अगला रिग्रेट्स। इसमें हम देखेंगे सबसे बेस्ट ऑप्शन किसमें है। अगर हम देखें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमें ये मिल रही है, 1400। 1400। तो अगर मैं इसी पे पूछूं कि 2,80,000 यूनिट्स बनाए और 2,80,000 बेचे, कोई रिग्रेट होगा इस केस में? बताओ। 2,80,000 बनाए और 2,80,000 बेचे, कोई रिग्रेट है? क्योंकि हमारा बेस्ट प्रॉफिट 1400 था, तो रिग्रेट जीरो है।
लेकिन अगर तुम 3.5 लाख के मुताबिक मैं तुमसे पूछूं कि 3.5 लाख बनाए तब तो रिग्रेट है, कितने का रिग्रेट बन रहा है? 1400 में से तुम माइनस कर दो 1085, ये बन रहा है 315 का रिग्रेट। और इस केस में कितना बन रहा है? 2 लाख के केस में कितना रिग्रेट बन रहा है तुम लोगों का? 2 लाख के केस में कितने का रिग्रेट बन रहा है? 400 का रिग्रेट बन रहा है। गुड, वेरी गुड। अब तीसरा देखते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये वाली थी, 1000। तो अगर 2 लाख बनाओ और 2 लाख बेचो तो कोई रिग्रेट नहीं, जीरो। जीरो। लेकिन अगर मैंने 2 लाख बनाए और ओ अगर मैंने 2 लाख बनाए और सॉरी 3.5 लाख बनाए और 2 लाख बिके, 3.5 लाख बनाए और 2 लाख बिके, 3.5 लाख बनाए और 2 लाख बिके। अब रिग्रेट होगा कितना? 1000 माइनस 325। मैं सोचता यार, काश मैंने 2 लाख बना ली तो 1000 का होता। अब मुझे 675 का यहाँ पे रिग्रेट है। और वहां पे 1000 माइनस 640, 360 यहाँ पे रिग्रेट है, 360 यहाँ पे रिग्रेट है। मैंने रिग्रेट्स कैलकुलेट कर लिए, रिग्रेट्स कैलकुलेट कर लिए। मैंने रिग्रेट्स कैलकुलेट कर लिए। अब अब मिनीमैक्स रिग्रेट क्या होता है, जरा गौर से देखना। मिनी मैक्स रिग्रेट। हमने एक काम कर लिया, रिग्रेट कैलकुलेट कर लिए, डन। अब दूसरा काम हम करेंगे इसमें से कि मैक्सिमम रिग्रेट तीनों में कैलकुलेट करेंगे। तीनों में देखेंगे मैक्सिमम, ओह सॉरी, तीनों में देखेंगे मैक्सिमम रिग्रेट कितना है। तीनों में मैक्स, यहाँ पे मैं लिख लूँ, तीनों में देख लेंगे मैक्स रिग्रेट कितना है, मैक्सिमम रिग्रेट। तो पहले केस में हमें हर केस में हम देखेंगे मैक्सिमम रिग्रेट। अगर हमें 3.5 लाख वाला केस होता तो हमारा मैक्सिमम रिग्रेट कितना है? 675 का। हमें यहाँ पे 675 का मैक्सिमम रिग्रेट है। अगर 280 हो, मैक्सिमम रिग्रेट है 360 का। और अगर 2 लाख हो तो मैक्सिमम रिग्रेट है 750 का। मैक्सिमम रिग्रेट है 750 का। तीनों केसेस में हमने मैक्सिमम रिग्रेट कैलकुलेट कर लिए। हमने देख लिया कि मैक्स रिग्रेट कितने हैं। हमने देख लिया कि सबसे बुरा हाल यानी रिग्रेट होता है तो क्या क्या सिनेरियो है, सारा सिनेरियो देख लिया। अभी तक हमने मैक्सिमम रिग्रेट। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल नहीं करना क्योंकि हमें उस वक्त हमें हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। 3.5 लाख यूनिट बेचने हैं, बनाने। हमारा जो डिसीजन है वो ऊपर है ना, हमारा जो डिसीजन वाला पार्ट है वो तो ऊपर है। 3.5 लाख बनाने हैं, दो जो चीज हमारे हाथ में वो हम डिसीजन लेंगे ना। तो हमारे हाथ में अगर हम हॉरिजॉन्टल करेंगे तो मसला ये आएगा कि हॉरिजॉन्टल में तो डिमांड है, डिमांड हमारे हाथ में नहीं है। हमें सिलेक्ट करना है कि 3.5 लाख बनाए, 280 बनाए या 2 लाख बनाए, जो ऊपर सप्लाई है वो हमें देखनी है। इसीलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल नहीं देख रहे, वर्टिकल देख रहे हैं। और सिनेरियो वाइज जब भी हम देखते हैं मैक्सीमैक्स का जो फाइनल आंसर लिखते हैं वो वर्टिकली कैलकुलेट होता है। अगर आप देखें तो मैक्सीमैक्स और मैक्सिमिन में मैंने वर्टिकल कैलकुलेशन की थी, मतलब फाइनल कैलकुलेशन जो होती है जब डिसीजन लेना होता है। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है? हमने क्या किया, एक तो रिग्रेट कैलकुलेट किए और फिर सारे केसेस में मैक्सिमम रिग्रेट निकालें। अब इस मैक्सिमम में से सबसे मिनिमम रिग्रेट देखेंगे किस केस में है। इस मैक्सिमम में सबसे मिनिमम रिग्रेट किस में है? 280 वाले केस में है। हम इसके हमारा रिग्रेट टेबल के मुताबिक ये आंसर आ रहा है कि हमें 360 बैग्स बनाने चाहिए क्योंकि इसमें हमारा रिग्रेट कम से कम है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम 2,80,000 यूनिट्स बनाते हैं, अगर हम 2,80,000 यूनिट्स बेचते हैं, बना के आगे देते हैं, तो हमें बड़ा भी पछतावा होगा ना, ज्यादा से ज्यादा भी नुकसान पछतावा होगा तो 360 का नुकसान होगा। दिल को जो दुख होगा वो 360 का होगा। लेकिन अगर 2 लाख वाला सिनेरी होता तो हमें 750 का दुख होगा और 3.5 लाख में 675 का दुख होगा। तो पहले रिग्रेट टेबल बनता है। रिग्रेट टेबल दोबारा एक दफा बता दूं कि हॉरिजॉन्टली हम सारे केसेस में देखते हैं कि प्रॉफिट, हमें रिग्रेट्स कितने सारे केसेस में हॉरिजॉन्टली। ठीक है। हॉरिजॉन्टली के हम देखेंगे सबसे ज्यादा प्रॉफिट को चूज करेंगे, उस केस में तो जीरो रिग्रेट होगा और बाकी उसके डिफरेंस ले लेंगे। फिर उसके बाद सारे रिग्रेट्स लिखने के बाद हम सबका मैक्सिमम, सारे केस में मैक्सिमम रिग्रेट निकालेंगे और उसमें से मिनिमम जो रिस्क होगा उस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। तभी हम इसे कहते हैं मिनी मैक्स रिग्रेट, यानी मिनिमाइज करना मैक्सिमम रिग्रेट को। मुझे बताओ यहां तक क्लियर है? यहां तक रिग्रेट टेबल से कैसे फैसला करना है क्लियर है? एक दफा सब कंफर्म कर दो। एक दफा सब कंफर्म कर दो, बाकी स्टूडेंट्स भी जरा कंफर्म कर दो यार, क्लियर है सबको? हमारा टॉपिक ही तकरीबन कंप्लीट क्लियर हो गया। हमारा टॉपिक ही तकरीबन क्लियर हो गया। ठीक है, अहमद भेज दूंगा। अच्छा,
यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट है, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट है। SH is considering the changing sum of its van it uses to transport crates for customer. The new vans come in three sizes. तीन sizes में नई वैन आती हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। SH is unsure about which type to buy. किस चीज को खरीदना है समझ नहीं आ रही। 100 क्रेट्स आ सकते हैं स्मॉल वैन में, 150 आ सकते हैं मीडियम और 200 आ सकते हैं लार्ज वैन में। डिमांड फॉर द क्रेट्स वेरीज एंड कैन बी आइदर 120 और 190 क्रेट्स पर पीरियड। वगैरह डिमांड ये है कि हम 120 आइदर 120 या 190 क्रेट्स पर पीरियड हमारी डिमांड हो सकती है, ठीक है, या 120 या 190, विद प्रोबेबिलिटी ऑफ हायर डिमांड बीइंग 0.6। उसने प्रोबेबिलिटी भी बता दिया। अच्छा, द सेल प्राइस पर क्रेट इज 10 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 4 फॉर ऑल वैन साइजेस। सब में यही रेट है, ठीक है। फैक्ट क्या है, दैट इफ कैपेसिटी ऑफ वैन इज ग्रेटर देन द डिमांड फॉर क्रेट्स इन द पीरियड, यानी कि अगर वगैरह कैपेसिटी वैन की ज्यादा है डिमांड से, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी कैपेसिटी है 200 की और हमारे पास जो डिमांड है वो 120 है, उस केस में वो कह रहा है कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट जो होगी वो 10% से लोअर हो जाएगी। यानी अभी तो 4 है, वो 3.6 हो जाएगी, 10% से कम हो जाएगी। टू अलाउ फॉर द फैक्ट दैट वैन्स विल बी पार्टली एम्प्टी व्हेन ट्रांसपोर्टिंग क्रेट्स, यानी हमारी 10% से कम हो जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। एसएच इज कंसर्न दैट इफ डिमांड ऑफ क्रेट्स एक्सीड द कैपेसिटी, लेकिन अगर हमारे डिमांड ज्यादा हो जाती है कैपेसिटी से, देन द कस्टमर विल हैव टू बी टर्न्ड अवे, यानी उस केस में कस्टमर को हमारा कस्टमर वापस चले जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि हम अपनी वैन ले गए, हम अपनी वैन ले गए 150 वाली, हम अपनी वैन ले गए 150 वाली, आगे डिमांड थी 190, तो अब हमारी कैपेसिटी तो 150 यूनिट उठाने की है, हम 150 का वैन जो है वो अपलोड करेंगे 100 और वैन को ले आएंगे। लेकिन 40 कस्टमर यहाँ से ना वो रहेगा, मतलब उसको हम सर्विस नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारी कैपेसिटी कम है। तो वगैरह उस केस में हमें क्या होगा कि हमें हमारा इन केस ऑफ दैट हमारे 100 रुपए की गुडविल जो है ना वो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होगी, यानी हमारा गुडविल लॉस होगा, यहाँ पे हमारा नाम खराब होगा। तो हम प्रॉफिट के अगेंस्ट 100 रुपए की कमी करेंगे, हम अपने अपनी मर्जी से 100 रुपए की कमी करेंगे कि हमारा नाम खराब हो रहा है। ये चीज लिखनी है कि 100 रुपए की कमी होगी इस केस में। डेप्रिसिएशन चार्ज वुड बी 200 पर पीरियड फॉर स्मॉल, 300 फॉर मीडियम और 400 फॉर लार्ज। डेप्रिसिएशन भी ऐड होगी क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है। तो इन सब केसेस में अगर स्मॉल वैन का केस कर रहे हो तो 200 की डेप्रिसिएशन, फिर 300, फिर 400, ठीक है। एसएच हैज इन द पास्ट बीइंग वेरी एग्रेसिव इन इट्स डिसीजन मेकिंग, pressing ahead with the rapid growth strategies. However, its manager have recently grown more cautious and the business has become more competitive. मेरा बिजनेस भी competitive हो गया, ऐसे जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी है डिसीजन मेकिंग के केस में। तो अब इस केस में हमें जो है ना फैसला करना है। प्रॉफिट टेबल, पे ऑफ टेबल आपने बनाना है, अभी बनाना है, कैलकुलेशन करके वर्किंग करके मुझे सबमिट करनी है। 5 से 10 मिनट, आप 10 मिनट होंगे आपके पास। कोई स्टूडेंट छोड़ के ना जाए, अपना ही नुकसान होगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट। ये कर लिया आपका रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये सॉल्व कर लो एक दफा, ये खुद से सॉल्व कर लो, पेपर तक दोबारा ना भी देखो इस चैप्टर को, कोई मसला नहीं होगा। ये सवाल एक मरतबा कर लो, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी करो, आई एम वेटिंग, आप लोगों का व्हाट्सएप पे रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ, आप लोगों ने करके मुझे सबमिट करवाना है, अभी सबमिट करवाना है ये, आई एम वेटिंग फॉर दैट। इस क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को पे ऑफ टेबल बनाने के लिए दिया था, मुझे चंद एक स्टूडेंट्स ने सेंड किए क्वेश्चंस, मैंने आंसर चेक किए। कहीं कहीं ठीक है, कहीं कहीं गलत है, इस तरह का सीन है। और मैं इनको एक दफ़ा खुद करवा रहा हूँ, एक दफ़ा मैं खुद करवा रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास जो हमने जो फैसला करना है ना वो ये है कि हम वैन कौन सी लें। तो जो डिसीजन लेना होता है पे ऑफ टेबल में, जो डिसीजन लेना होता है उसको हम ऊपर हॉरिजॉन्टली लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा डिसीजन होगा कि हम 120, सॉरी, कि हम स्मॉल वैन लें, मीडियम या लार्ज। अब हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, स्मॉल, मीडियम और लार्ज की। और लेकिन अब कैपेसिटी वाइज, डिमांड वाइज देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पे दो डिमांड्स हैं, एक लो डिमांड जिसमें 120 की डिमांड है और एक हाई डिमांड 190 वाली डिमांड। अब हमें यहाँ पे सारे केसेस करने हैं। सबसे पहले हम वर्किंग वन स्टार्ट करें, सबसे पहले हम वर्किंग वन स्टार्ट करेंगे कि अगर हमारे पास स्मॉल वैन हो, स्मॉल वैन की कैपेसिटी होती है 100 की, ठीक है। अगर हमारे पास स्मॉल वैन हो और 120 की डिमांड हो
तो हम कैसे इस वर्किंग को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें वर्किंग वन, सबसे पहले हम सेल्स पे बात करते हैं क्योंकि इसमें काफी कंपोनेंट्स आने हैं, तो सेल्स सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है। सेल्स में अगर देखें तो स्मॉल वैन हमारे पास है 100 की, और एक एक हम जब क्रेट की बात करें, सॉरी 100 क्रेट्स की बात करें, 100 क्रेट्स की बात है बेसिकली स्मॉल वैन जिसमें 100 क्रेट्स हैं। एक क्रेट की बात करें तो 10 की क्रेट क्रेट बनेगा, यानी 100 क्रेट्स हैं, और फिर क्या होगा 100 × 10, 1000 रुपए की सेल हम यहाँ पे कर लेंगे। 1000 रुपए की सेल हम यहाँ पे कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें जो वेरिएबल कॉस्ट है, इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी बनेगी, वो अगर हम देखें तो वो कह रहा है 4 पर ग्रेड, वेरिएबल कॉस्ट है 4 पर ग्रेड। तो सिंपल हमारे पास यहाँ पे 4 पर ग्रेड का मतलब ये है कि 100 × 4, 400 आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट, 400 आ जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे कोई और चीज़ है यहाँ से माइनस होने वाली। तो आप देखो कि हमारे यहाँ पे वैन की कैपेसिटी पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। हमारे यहाँ पे वैन की कैपेसिटी पूरी नहीं हो रही, और वो कह रहा है कि अगर हमारे क्रेट्स की कैपेसिटी एक्सीड्स द कैपेसिटी ऑफ वैन, नहीं अगर हमारी कैपेसिटी पूरी हो रही है क्योंकि हमारे पास स्मॉल वैन है, लेकिन हमारी वो जो डिमांड है वो एक्सीड कर गई है। तो वो कहता है कि अगर आपकी डिमांड एक्सीड कर जाए, अगर आपकी डिमांड एक्सीड कर जाए, यानी ये वाला केस है कि हमारे यहाँ पे डिमांड एक्सीड कर गई, बिल्कुल एक्सीड कर गई है, एक्सीड कर जाए कैपेसिटी से, तो हमारा 100 रुपए का गुडविल लॉस होगा। हमारा यहाँ पे 100 रुपए का गुडविल लॉस होगा, तो हम यहाँ पे वो भी लिखेंगे, गुडविल लॉस जो है हमारा वो भी 100 का यहाँ पे माना जाएगा। अच्छा, एक यहाँ पे था कि वेरिएबल कॉस्ट की एडजस्टमेंट, यानी 10% कम करना है, वेरिएबल कॉस्ट की एडजस्टमेंट 10% कम करना है, लेकिन वो किस केस में था, वही कह रहा था कि अगर इफ द कैपेसिटी ऑफ द वैन इज ग्रेटर देन द डिमांड, अगर हमारी कैपेसिटी ज्यादा हो डिमांड से, तो फिर हमारा यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट की एडजस्टमेंट ये थी कि हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट को 10% से कम कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो हमारी जो स्मॉल वैन है वो तो कैपेसिटी पूरी यूज कर रही है, वो तो कैपेसिटी पूरी यूज कर रही है, क्योंकि डिमांड 120 की, तो वो तो कैपेसिटी पूरी यूज करेगी। उस केस में फिर हमारी वेरिएबल कॉस्ट को वो 10% लोअर करने की जरूरत नहीं है। और अगर जहां पे लोअर करने की जरूरत होगी वहां हम लोअर, यही हम अलहदा से भी लोअर, जरूरी नहीं हम वेरिएबल कॉस्ट में लोअर करें, हम अलहदा से भी लोअर कर सकते हैं ताकि हमारी तरह क्लियर वर्किंग रहे। ठीक है, गुडविल का लॉस होगा क्योंकि हमने ज्यादा हमारे क्रेड्स की जो एक क्या कहते हैं जगह थी, उससे ज्यादा डिमांड थी, क्योंकि स्मॉल वैन थी हमारे पास उतनी जगह नहीं थी, लेकिन जो डिमांड थी वो ज्यादा थी, तो हम फुलफिल नहीं कर सके, गुडविल लॉस हुआ है। लेकिन चूंकि कैपेसिटी का कोई इशू नहीं हुआ, कैपेसिटी पूरी हमने यूज की है, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट की एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं बनती, वेरिएबल कॉस्ट की एडजस्टमेंट यहाँ नहीं बनेगी। अच्छा, इसके बाद अगर देखा जाए तो डेप्रिसिएशन पे अगर हम बात करें, तो ये स्मॉल वैन है, स्मॉल वैन की डेप्रिसिएशन अगर देखी जाए तो वो 200 थी, डेप्रिसिएशन अगर देखी जाए तो वो 200 की डेप्रिसिएशन थी, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट निकल आएगा, या हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। तो प्रॉफिट क्या आएगा, 1000 - 400 - 100 -200, प्रॉफिट आ गया 300, प्रॉफिट आ गया यहाँ पे 300, प्रॉफिट आ गया 300, प्रॉफिट आ गया 300। अच्छा, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 300। मुझे बताओ ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए जो मैंने एडजस्ट किए हैं, ये सारे पॉइंट्स सबको क्लियर है, तो एक दफा कंफर्म कर दो, एक दफा कम कंफर्म कर दो यहाँ तक क्लियर है। मुझे बताओ यहाँ कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, किसी को किसी पॉइंट पे कोई इशू है तो पूछ ले मुझसे एक बार, क्योंकि मुझे पता है इसमें वर्डिंग का थोड़ा टेक्निकल वर्डिंग है, लेकिन किसी को इशू हो तो पूछ ले साथ साथ। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, मैंने ये सारी वर्किंग एक दफा प्रॉपर कर दी है, मैं अब बार बार दोबारा से इसकी वर्किंग नहीं करूंगा, मैं बस इसी फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा। मैं एक साइड पे ये लिख रहा तो बनाया तो मैं इसी को यूज करूंगा, क्योंकि बार बार अगर हम लिखेंगे तो टाइम जाया होगा, तो इसी को हम हर वर्किंग के लिए यूज कर लेंगे। अब अगर दूसरा केस देखें, अगर हम दूसरा केस देखें जिसमें हमारे पास स्मॉल ये था, ये कहते हैं वैन थी और हाई डिमांड थी, स्मॉल वैन और हाई डिमांड, स्मॉल वैन और हाई डिमांड। तो मुझे बताओ यहाँ पे भी सेम वही वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, यहाँ पे भी वर्किंग वन वाली वैल्यू आएगी 300 आएगी कि नहीं आएगी बताओ, या कुछ चेंज आएगा। यहाँ पे भी सेम ही रहेगी, क्योंकि सेम यहाँ पे सेल्स वही है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट वैसे ही आएगी 100 × 4,
गुडविल का लॉस वैसे ही 100 का होगा, वेरिएबल कॉस्ट की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और डेप्रिसिएशन 200 की होगी। सारा कुछ तो सेम है, तो इसलिए यहाँ पे भी केस क्या होगा कि डिमांड के मुताबिक, मतलब कि डिमांड ज्यादा है और वो कैपेसिटी पूरी है, बस ये है कि कस्टमर वापस गया तो उसकी गुडविल लॉस है। सारा कुछ सेम है, इसलिए यहाँ पे सेम वैल्यू आएगी। तो इन दोनों के लिए वर्किंग वन काम कर जाएंगी, इन दोनों के लिए वर्किंग वन काम कर जाएंगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट केस पे आते हैं। नेक्स्ट केस पे आते हैं मीडियम मैन के लिए। वर्किंग टू ओपन करूँ, वर्किंग टू ओपन करो। वर्किंग टू के लिए मैं यहाँ से एक दफा ये उठा लूँ, एक दफा यही वाली वैल्यू इधर इधर ये उठा के ना, फिर इसकी कैलकुलेशन पे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले सेल्स पे बात करते हैं। मीडियम की कैपेसिटी कितनी है? 150 की। मीडियम की कैपेसिटी है 150 की। अब जरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट गेम आ गई, यहाँ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट गेम आ गई, यहाँ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट गेम आ गई। इंपॉर्टेंट गेम ये है कि अब मीडियम कैपेसिटी 150 की, अगर देखा जाए, तो यहाँ पे जो सेल है, अगर देखा जाए तो, अब जरा गौर से समझना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। हमारी वैन थी 150 की, हमारी वैन थी 150 की, यानी हमारे पास जो वैन अवेलेबल थी वो 150 क्रेट्स ले सकती थी। लेकिन बाहर डिमांड जब 120 की है, तो भाई 120 से ज्यादा तो तुम नहीं बेच सकते ना, 120 से ज्यादा क्रेट तो नहीं बेच सकते, डिमांड ही लो है। ठीक है, तो तुम्हारी सेल तो 120 ही होगी, तुम्हारी सेल तो 120 ही होगी, और 10 रुपए का रेट है, तो 1200 की सेल होगी। तुम्हारी सेल तो 120 ही होगी ना। उसकी रीजन ये है कि बाहर डिमांड ही 120 की है। अब तुम चाहे यहाँ से 150 ले गए, तुम 160 ले गए, 200 400 ले गए, जितने भी ले गए, लेकिन तुम्हारी सेल तो 120 के मुताबिक ही होगी, क्योंकि डिमांड इतनी है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात की जाए, अगर वेरिएबल कॉस्ट की जरा गौर से की बात की जाए, तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए भी यही रूल अप्लाई होगा कि 4 रुपए की एक प्लेट की 4 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है, तो 120 की वेरिएबल कॉस्ट है जो कि 4 के मुताबिक होगी, तो ये 480 बन जाएगा। ये 480 की वेरिएबल कॉस्ट यहाँ बन जाएगी। मुझे बताओ यहाँ तक 480 तक क्लियर है? 480 की वेरिएबल कॉस्ट यहाँ बन जाएगी। ये 120 सेल तो कर सकते हो, 150 तुम चला रहे थे, तुम्हारे पास वैन 150 वाली थी, लेकिन अब डिमांड 120 के मुताबिक है, तो 120 के मुताबिक ही कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मुझे, मेरा तुम लोगों से क्वेश्चन है, क्या यहाँ पे मुझे कोई गुडविल लॉस होगा? क्या मुझे यहाँ पे कोई गुडविल लॉस होगा? अगर मेरे पास वैन 150 की है, डिमांड 120 है, क्या मुझे गुडविल लॉस होगा यहाँ पे? लेकिन मसला ये है यहाँ पे एक चीज जो होगी वो ये है, वेरिएबल कॉस्ट की एडजस्टमेंट। ये तो जीरो है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट की एडजस्टमेंट इस तरह होगी, क्योंकि उसने बोला था कि अगर आपकी, इफ योर कैपेसिटी इज ग्रेटर देन डिमांड, जो कि इस केस में है, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 10% से कम हो जाएगी। तो या तो हम वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ पे भी कम, यही कम कर देते, यानी कि 120 × 4 × 0.9 ले लेते, या तो यहीं पे कम कर लेते। ठीक है, यहाँ पे या तो यहीं पे कम यही कर लेते। अच्छा, 150 क्यों नहीं लिया? क्योंकि उस वक्त देखो ना, जब डिमांड ही 120 की है, तो आप 150 वाली वैन लेके चले भी जाओगे तो क्रेडिट तो 120 ही जाएंगे ना, क्रेडिट तो 120 ही बिकेंगे। और आपके पास जो वैन अवेलेबल है, आपके पास जो वैन अवेलेबल है, उसकी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे आपने कौन सा प्रोड्यूस कर लिए यूनिट्स, आपने कौन सा खुद से यहाँ पे प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही ना, क्योंकि ये केस टू केस डिफर करता है। ये केस टू केस यहाँ पे डिफर करता है, या ये केस टू केस यहाँ पे डिफर करता है, क्योंकि आपने, आपकी वेरिएबल कॉस्ट आएगी जब आप क्रेडिट रखोगे, तो जब क्रेडिट ही 120 जाएंगे, इसलिए फिर यहाँ पे 120 × 4 होगा। वो जब हम प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, वहां केस डिफरेंट था थोड़ा सा। वहां ये केस था कि हमने चीज बना ली हुई है, यहाँ पे 150 की हमने, जो है वो जब क्रेडिट आएंगे तो उनकी वेरिएबल कॉस्ट है, तो क्रेडिट ही जब 120 बिकेंगे तो उनकी वेरिएबल कॉस्ट 120 के मुताबिक ही होगी ना। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये भी एक पॉइंट है इसके अंदर। प्रोडक्शन अगर हो रही है तो वो और बात है, क्योंकि वहां पे जो था वो एक केस हमने पढ़ा था पहले, वो वाला क्या कहते हैं, कौन सा था जो हमने बुक में पढ़ा था, मेरे जेल से निकल गया, कि क्या वो प्रोडक्शन हम क्या यूनिट बनाते थे, और एक इससे पहले हमने केस किया था कि वहां पे प्रोडक्शन हो चुकी हुई थी। यहाँ पे ये सर्विसेज टाइप बिजनेस है। सर्विसेज टाइप बिजनेस में जितनी आपकी सेल्स होंगी, वेरिएबल कॉस्ट उसके मुताबिक ही होगी, वेरिएबल सेल्स यूनिट भी होगी, प्रोडक्शन वाला हिसाब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि प्रोडक्शन है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट भी है ना, यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट भी है ना, उसके अंदर भी एक गेम है। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर भी गेम है कि हमारी, अब मसला ये है कि हमारी कैपेसिटी ज्यादा, डिमांड कम है, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट को 10% से लोअर होना चाहिए। 10% से हमने कहा 10% टू अलाउ फॉर द फैक्ट दैट वैन्स विल बी पार्टली एम्प्टी, क्योंकि पार्टली एम्प्टी है तो फिर लोअर होना चाहिए। तो लोअर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वेरिएबल कॉस्ट की एडजस्टमेंट इस तरह करेंगे कि हम यहाँ पे इसका 10% यानी कि 48 एड बैक कर देंगे। एड बैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस हुई है ना, तो हम वापस 10, या तो एक तरीका तो ये भी है
कि मैं इसी 120 into 4 मल्टीप्लाई 0.9 कर दूं तो डायरेक्टली वो 10% एडजस्ट कर देगा। और एक तरीका ये है कि वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट लिख के 48 एड बैक कर दो तो आपको नेट इफेक्ट आ जाएगा। मुझे बताओ ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, ये जो मैंने एड बैक किया वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट, ये तो समझ आ गया कि वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो 10% रिड्यूस होनी है, लेकिन ये कैसे रिड्यूस की है ये समझ आया? ये जरा कंफर्म करो मुझे, ये पॉइंट कंफर्म करो ताकि आगे चले। यानी हम डायरेक्टली वेरिएबल कॉस्ट में भी कमी कर सकते थे, 480 आया था, डायरेक्टली 0.9 करता, 10% डिडक्ट था, मसला नहीं था। एक तरीका ये है, एक ये कि ऊपर वेरिएबल कॉस्ट माइनस किए तो नीचे ऐड बैक कर देंगे उतना 10% ताकि वो एडजस्ट होकर 90% रह जाए। एक दफा यार जरा यस लिख दो अगर क्लियर है यार, एक दफा यस लिख दो फिर आगे चलें। सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया, सही। बाकी स्टूडेंट्स भी यस लिख दो जरा। अच्छा, अब वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे ऐड होगी। अब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चूंकि स्मॉल वैन है, अब ये चूंकि हमारे पास ये वाली वैन जो अवेलेबल है वो स्मॉल वैन है, तो स्मॉल वैन की डेप्रिसिएशन क्या आएगी? स्टिल 200 की आएगी, स्टिल 200 की आएगी। एक मिनट जरा, एक मिनट, स्मॉल वैन कहाँ से है? ये मीडियम वैन है, ये हमारे पास मीडियम वैन है, तो इसकी डेप्रिसिएशन आएगी 300 की, इसकी डेप्रिसिएशन आएगी 300 की। तो आएगा 1200 माइनस 480 प्लस 48 माइनस 300, ये आ जाएगा 468 का प्रॉफिट। 468 का प्रॉफिट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 468 का प्रॉफिट वर्किंग टू, 468 का प्रॉफिट वर्किंग टू। मुझे बताओ जरा, सब क्लियर है यहाँ तक? 468 का प्रॉफिट क्लियर है, वर्किंग टू क्लियर है सबको? यहाँ वर्किंग वन थी, यहाँ तक अगर क्लियर है एक मरतबा यस लिखो ताकि आगे चलें। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं वर्किंग 3, हम स्टार्ट करने लगे हैं वर्किंग 3, यहाँ के लिए, इसके लिए वर्किंग 3 स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। अब हमारे पास सेल्स, हमारे पास वो पहले फॉर्मेट वाला ये वाला देख लेना, इसको ले आए यहाँ पे। हमारे पास सेल्स कितनी है? देखा जाए 150 की वैन है, 190 की डिमांड है, लेकिन आप बेच तो 150 सकते हो ना। आप बेच तो 150 सकते हो, बेच तो 150 सकते हो, तो 150 into 10, 1500 की सेल। वेरिएबल कॉस्ट भी अब 150 के मुताबिक आएगी, ये बेच ही जब 150 सकते हो, जब बेच ही 150 सकते हो तो 150 के मुताबिक ही आएगी, 4 600। मुझे बताओ यहाँ पे गुडविल लॉस होगा कि नहीं होगा? मुझे बताओ यहाँ पे गुडविल लॉस होगा या नहीं होगा? बताओ यहाँ पे गुडविल लॉस होगा या नहीं होगा? बिल्कुल एडजस्ट होगी गुडविल, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि हम अपने कस्टमर को वापस मोड़ रहे हैं। 150 की वैन है, 190 की डिमांड है, कस्टमर वापस मोड़ रहा है, गुडविल एडजस्ट होगी। वेरिएबल कॉस्ट की एडजस्टमेंट यहाँ नहीं होगी, क्योंकि जहाँ गुडविल एडजस्टमेंट होगी वहाँ वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट नहीं होगी। और मीडियम वैन है तो यहाँ पे 300 की डेप्रिसिएशन भी कटेगी, 300 की डेप्रिसिएशन भी कटेगी, ठीक है। तो 1500 माइनस 600 माइनस 100 माइनस 300, ये आ गया 500 का प्रॉफिट। ये आ गया 500 का प्रॉफिट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ वर्किंग 3 में। बताओ 500 का प्रॉफिट क्लियर है? 500 का प्रॉफिट आप लोगों को क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। एक मरतबा यस लिख दो अगर 500 का प्रॉफिट क्लियर है। अच्छा, गुड हो गया, गुड हो गया। अब हम जान लेंगे वर्किंग 4 की तरफ, जो हम यहाँ के लिए कर रहे हैं, जो हम यहाँ के लिए कर रहे हैं वर्किंग 4। वर्किंग 4 में देखा जाए तो अपने पास बड़ी वैन है 200 वाली, अपनी बात है, अपने पास है बड़ी वैन 200 वाली, और डिमांड है 120। अब डिमांड अगर 120 है, अगर डिमांड 120 है, जरा गौर से, अगर डिमांड 120 है तो ऑब्वियस ही बात है कि फिर वो 120 के मुताबिक ही सेल होगी। 120 into 10, 1200, चाहे आपके पास 200 वाली वैन है 1200, और वेरिएबल कॉस्ट भी 120 के मुताबिक आएगी, 120 into 4, यहाँ पे 200 के मुताबिक नहीं आएगी, क्योंकि जितने क्रेडिट है उसके मुताबिक वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो 480 ये आ गया, ठीक है। यहाँ पे गुडविल एडजस्टमेंट होगी, जरा बताओ, गुडविल एडजस्टमेंट होगी यहाँ पे, जरा कंफर्म करो, यहाँ पे गुडविल एडजस्टमेंट होगी। 200 की वैन है अपने पास, 200 की वैन है अपने पास, इसलिए गुडविल एडजस्टमेंट नहीं होगी, ठीक है। बड़ी वैन है, छोटी क्वेस्टी है, छोटी डिमांड है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट इस तरह होगी, जिस तरह पहले मैंने बताया था कि 480 है, अब ऑब्वियसली मैंने वो कहा था कि 10% लोअर लगेगी, तो सिंपल 48 को एड बैक कर दो,
48 को ऐड बैक कर दो, 48 को ऐड बैक कर दो। ऐड बैक का मतलब ये है कि उसकी है ताकि वो 90% पे चल जाए, डायरेक्टली 90% ले लो उसका जो भी आंसर है, या फिर उसको ऐड बैक कर दो एक मतलब बात एक ही है। भाई बड़ी वैन है तो डेप्रिसिएशन भी 400 की होगी, बड़ी वैन है तो डेप्रिसिएशन भी 400 की होगी, तो प्रॉफिट कितना आएगा 368। प्रॉफिट कितना आएगा 368, इस केस में 368 का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, और लास्ट केस अब देखते हैं। लास्ट केस अगर देखें वर्किंग 5, उसमें भी हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले सेल्स। सेल्स देखा जाए तो लार्ज वैन है 200 की, लेकिन डिमांड है 190 की। तो 190 के मुताबिक 190 तो बिकेंगे, 190 इंटू 10 1900 बनेंगे। ठीक है, अब डिमांड आपके पास आ गई है 190 की, डिमांड आपके पास आ गई 190 की उस लिहाज से। और 190 इंटू फोर, 190 इंटू फोर 760, 760 यहाँ बनेंगे। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से माइनस होगी। गुडविल का कोई मसला नहीं होगा क्योंकि गुडविल तो भाई हम पूरी डिमांड, हमारे पास बड़ी वैन है। वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट बिल्कुल होगी। 760 थी तो ये 76 एड बैक होगा यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कम करनी है ना इसलिए। और डेप्रिसिएशन बड़ी वैन की 400, डेप्रिसिएशन बड़ी वैन की 400। ठीक है, 1900 माइनस 760 प्लस 76 माइनस 400, यह आ जाएगा 816। 816 का प्रॉफिट, 816 का प्रॉफिट यहाँ पे आ गया। ये मैं 816 का प्रॉफिट यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ वर्किंग 5 के नाम से। 816 का प्रॉफिट यहाँ कर रहा हूँ वर्किंग 5 के नाम से। मुझे बताओ पे बैक पीरियड की सारी कैलकुलेशंस एक दफा जरा देख लो। ये सारी कैलकुलेशंस क्लियर है, ये सारी कैलकुलेशंस जो लॉजिक के साथ क्लियर है। मतलब सवाल दिखने में टेक्निकल जरूर था, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं। अब देखो, मैं आया, मैंने एक फॉर्मूला बनाया, लिख दिया। तुम्हारे साथ क्या इशू होगा कि तुम फॉर्मेट को बहुत मिक्सअप कर सकते हो, यानी कि जब, लेकिन ये केस मैंने तुम्हें इतना टेक्निकल करवा दिया है, इतना टेक्निकल करवा दिया कि इस केस में अब तुम्हें पता चल गया कि कभी इस तरह की गेम हो तो एक ही लाइन को समझ लो कि यही फॉर्मेट है। जिस तरह मैंने एक फॉर्मेट बनाया, कॉपी अब मैं बार बार लिखूंगा ना भूल लूंगा चीजें, तो मैंने एक मरतबा, तो कोशिश करो जब तुम्हें भी इस तरह का केस है बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट्स हो, एक फॉर्मेट बना लो पहले वर्किंग के लिए, उसी को फिर यूज करो, आगे जितने भी मैक्सिमम कंटेंट उसके अंदर आ सकते हैं वो आ जाए, ताकि उसको फिर बाद में करने में मसला ना हो। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? जरा कंफर्म कर दो एक मरतबा, कंफर्म कर दो एक मरतबा। बस अब लास्ट गेम है, बस अब लास्ट गेम है। मुझे बताओ, अब ये बॉक्स है, अब तुम लोगों से मैंने सिंपल पूछना है, सिंपल पूछना है बस, उसके बाद गेम एंड है। उसके बाद गेम एंड है, आपकी क्लास एंड है। ठीक है, मुझे बताओ, एक बंदा जो रिस्क सीकर है, एक बंदा जो रिस्क लेना चाहता है, वो कौन सी वैन खरीदेगा? बताओ, सिंपल। एक बंदा जो रिस्क लेना चाहता है वो कौन सी वैन खरीदेगा? रिस्क लेना चाहता है वो कौन सी वैन खरीदेगा? सब बताओ ना जरा, सब बताओ, सब सब स्टूडेंट्स बताओ, सब स्टूडेंट्स बताओ भाई। एक दो आंसर नहीं चाहिए, जितने भी स्टूडेंट्स हो एटलीस्ट सब तो बताओ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। देखो भाई, अगर एक बंदा ऑब्वियसली रिस्क लेना जानता है, वो देखेगा सारे केसेस में सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसको यहाँ नजर आ रहा है, वो कहेगा भाई मैं लार्ज वैंस पे जा रहा हूँ, मैं लार्ज वैंस पे जा रहा हूँ भाई, मैं लार्ज वैंस पे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा शो हो रहा है। अच्छा, एक बंदा जो बिल्कुल एक डरता है रिस्क से, रिस्क एवर्स है, वो कौन सी वैन पे जाएगा? वो कौन सी वैन पे जाएगा? खुद कौन सी वैन खरीदेगा? वैन पे जाएगा नहीं बेसिकली, लेकिन कौन सी वैन खरीदेगा? रिस्क एवर्स बंदा है, रिस्क एवर्स, डरता है रिस्क लेने से, डरता है रिस्क लेने से। अच्छा, उस वक्त आपने मुझे वैन्स नहीं बताया, आपने मुझे वैल्यू बताई है प्रॉफिट की, आप बताइए वैन्स स्मॉल मीडियम या लार्ज। अच्छा, अच्छा भाई, एक स्टूडेंट ने बोला कि स्मॉल वैन, एक स्टूडेंट ने बोला मीडियम, एक मतलब मिक्स जवाब आए हैं। भाई देखो, मैक्सिमिन में ये नहीं देखना कि सबसे कम क्या कमाया है, देखना कि सारे केसेस में सब कम से कम कमाई कितनी है, सब में वर्स्ट निकाल के उसमें हाईएस्ट लेना है। ये गलती मैक्सिमम में अक्सर हो जाती है। आप अब देखा जाए, इस केस में वर्ष क्या है 300, इस केस में वर्ष क्या है 468, इस केस में वर्ष क्या है 368। तो भाई जब इस केस में वर्ष 468 सबसे अच्छा मिल रहा है तो हम मीडियम पे नहीं जाएंगे?
हम मीडियम पे नहीं जाएंगे कि गिरेगा ज्यादा से ज्यादा भी 468 तक जाएगा। सही है। ये जिन्होंने स्मॉल बोला मैं उनको बता रहा हूँ। ठीक है। देखो जब हम गिरते हैं ना, जब हम गिरते हैं तो देखते हैं कि सबसे ज्यादा, तीनों में देखते हैं सबसे ज्यादा कितना गिरेंगे। फिर एंड में सब में से गिरी हुई वैल्यूज में सबसे अच्छी वैल्यू उठाते हैं। ये देखो ना, अगर हम यहाँ पे मीडियम मैन लेते हैं, जो रिस्क नहीं लेना चाहता वो मीडियम मैन लेगा, उसको पता है भाई मुझे कम से कम भी प्रॉफिट होगा, मुझे कम से कम भी प्रॉफिट होगा, वो 468 तो होगा। क्लियर है। जिन्होंने स्मॉल बोला उनको क्लियर है, जरा कंफर्म कर दें। गुड। गुड। तो मैक्सिमम में गलती नहीं करनी, मैक्सिमम में हम कभी कभार ना वो सबसे लोएस्ट वैल्यू देख लेते हैं, अच्छा ये वाली वैल्यू होगी इसको पिक कर लेते हैं, लोएस्ट नहीं देखनी, सब सारों में देखनी है लोएस्ट, उसके बाद उसमें हाईएस्ट निकालनी है तीनों केसेस में। अच्छा। अब एक बंदा है जो इसमें क्या कहते हैं ना रिग्रेट की बेस पे करना चाहता है, तो मैं रिग्रेट यहीं पे निकाल लेता हूँ, मैं रिग्रेट यहीं पे निकाल लेता हूँ, मैं ना कलर चेंज कर लेता हूँ, रिग्रेट यहीं पे निकाल लेता हूँ, रिग्रेट यहीं निकाल रहा हूँ जरा गौर से। अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी ऑप्शन यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे जीरो रिग्रेट होगा। ठीक है। यहाँ जीरो रिग्रेट होगा, यहाँ पे 100 का रिग्रेट होगा क्योंकि ये 368 है, और यहाँ पे 168 का रिग्रेट होगा। ये मुझे बताओ मैंने जो रिग्रेट वैल्यूज निकाली क्या मैंने ठीक निकाली गलत निकाली, जरा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, रिग्रेट मैंने वैल्यूज ठीक निकाली है हॉरिजॉन्टली। अच्छा। अब नीचे वाले केस में 816 में मुझे जीरो रिग्रेट होगा, यहाँ पे 316 का रिग्रेट होगा, और यहाँ पे 516 का रिग्रेट होगा। ऐसा ही है कि नहीं है जरा बताओ, ऐसा ही है कि नहीं है जरा बताओ। सबसे अच्छी वाली वैल्यू पे जीरो होता है, उसके बाद बाकी उसे कंपेयर करनी होती है। अच्छा। अच्छा। अब मैं देखूंगा यहाँ मेरा मैक्सिमम रिग्रेट कितना है, 516 का, यहाँ मेरा मैक्सिमम रिग्रेट कितना है, 316 का, और यहाँ मेरा मैक्सिमम रिग्रेट है 100 का। सबसे कम रिग्रेट किस में हो रहा है, लार्ज बैंड में। सबसे कम रिग्रेट लार्ज बैंड में हो रहा है, सबसे कम रिग्रेट सबसे कम रिग्रेट देखेंगे, सबसे कम रिग्रेट हो रहा है लार्ज वैन में, तो हम कहेंगे लार्ज वैन खरीदते हैं। ठीक है। ये वो लोग हैं जो बेसिकली एक तो क्या कहते हैं देख रहे होते हैं कि पछतावा कितना होगा उस बेस पे, तो पछतावा यहाँ पे कम से कम है तो लार्ज वैन ले लेंगे, ताकि हमें पछतावा मैक्सिमम भी हो तो 100 का ही पछतावा हो, इससे ज्यादा पछतावा ना हो। मुझे बताओ क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, रिग्रेट टेबल तक क्लियर हो गया, बता दो जरा कंफर्म कर दो। यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी एंडेड है, यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी एंडेड है, और हमने 100% मैक्सिमैक्स मैक्सिमिन वाले कॉन्सेप्ट को कवर अप कर लिया। हमारा यहाँ पे ये वाला लेक्चर भी एंड है।